हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, जैसा कि आपको पता है कि आपके ऑफलाइन क्लास में यानी क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर में जो कि ऑफलाइन क्लास चलता है और बोर्ड बाबा के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। तो प्रत्येक महीना टेस्ट होता है और प्रत्येक महीना जो भी टेस्ट होता है उसके क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन हम लोग यहीं पे करते हैं और आप लोग मिला लेते हैं, किसका कितना नंबर आया है आप लोग जान जाते हैं, आकर क्लास में डिस्कस करते हैं, बताते हैं। तो चलिए, आज आप लोगों ने टेस्ट दिया है, उसी के क्वेश्चन पेपर को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखते चलिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले जो एग्जाम है ना, फाइनल एग्जाम, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए, तो चलिए एक एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन था बाबू आपका कि विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या है। तो विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो विद्या जोड़ आलय, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है गणेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो गण जोड़ ईस, तो गण जोड़ ईस किधर है सर? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गण जोड़ ईस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देवालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देवालय, देव जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय, हिम जोड़ आलय, तो देव जोड़ आलय ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, दुर्लभ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दुर्लभ एक विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो दुह जोड़ लभ होगा। ठीक है, तो दुह जोड़ लभ किधर है? यानी दु विसर्ग लभ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो अच्छा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दु, यहाँ पे आधा र है और लभ है, तो इसको जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? दु और ल, जब आधा र पहले आता है तो ऊपर क्या चढ़ता है? रेफ चढ़ता है, और भ है तो भ, दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। इन ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ठीक है, लेकिन नियम से देखा जाए तो आपको बताया गया था, यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए, ठीक है, तो यहाँ पर उ दिखाई दे रहा है, और बाद में य र ल व ह हो, या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो, या कोई भी स्वर हो, तो क्या करते हैं सर? तो विसर्ग को आधा र में बदल देते हैं। तो विसर्ग को आधा र में बदलेंगे तो नियम में क्या लगेगा? ऊपर रेफ चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर विसर्ग होता तो ये सही होता, लेकिन इसको भी देखा जाए तो यही सही होगा इन ऑप्शंस के हिसाब से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, राम जोड़ ईश्वर रामेश्वर, राम जोड़ ईश्वर रामेश्वर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे विसर्ग देकर कंफ्यूज कर दिया है, कोई बात नहीं, लास्ट में विसर्ग रहता तो ये हो जाता, नहीं है तो ये हो जाएगा। संधि कहाँ होता है? मेन संधि में ध्यान कहाँ देना होता है? केवल प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण पे और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण पे, यहीं पे ना देना है, लास्ट में जो है वैसा उतार देना है, बात खत्म। तो रामेश्वर, तो रामेश्वर हो जाएगा। यहाँ पर विसर्ग होता तो यहाँ पे विसर्ग होता। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजा जोड़ इंद्र कौन सी संधि है? आ के बाद ई आ गया तो गुण संधि है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है बाबू, शिव जोड़ आलय का संधि रूप क्या होगा? शिवालय, तो शिवालय किधर है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हिंदी व्याकरण क्वेश्चन से आगे देखिए। हाँ, अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है बाबू? हाँ, आपको सिखाया गया था, ध्यान दीजिएगा। इफ आई वर अ बर्ड, आई के साथ वर लगा, ध्यान दीजिएगा। आई डैश 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 फ्लाई इन द स्काई, मैंने आपको बताया था कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस के साथ साथ एक इमेजिनरी सेंटेंस है कि यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। तो ऐसे कंसेप्ट आते हैं तो क्या करते हैं सर? सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है, और बाद में आपको ट्रिक सिखाया गया था कि उड का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर वर आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा? उड आएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सकता है। प्रत्येक सेंटेंस क्रिएशन का आपको बेसिक रूल सिखाया गया है। बेसिक रूल याद होगा, शुरू में सब्जेक्ट लगाइए, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाइए, सेंटेंस बना लीजिए, वही सब पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। सकता है, तो सकता है का कैन प्लस वर्ब वन होता है, सभी को पता है, तो कैन प्लस वर्ब वन का है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सकता था। तो सकता था क्या बताएगा बाबू? कुड प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री, कुड हैव वर्ब थ्री ढूंढ लीजिए लो, कुड हैव वर्ब वन है ये, कुड हैव वर्ब थ्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सकता था। अच्छा, सकता था यहाँ भी है, सकता था यहाँ भी है, यानी दो क्वेश्चन हो गया है। ऑप्शन को कैन वर्ब वन, चलिए ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा बाबू, इसलिए पूरा ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, सकता था का क्या होता है? कुड प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री होता है ना, तो यहाँ पे देखिए कुड प्लस हैव प्लस यहाँ पे वर्ब टू दे दिया गया है, और लास्ट में ऑप्शन नॉन ऑफ दीज है नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ, नॉन ऑफ दीज ही होगा,
याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुझे एक कलम की ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट सिखाया गया था नीड वाला, नीड या नीड्स वाला सिखाया गया था। मुझे एक कलम की ज़रूरत है, जब कोई नाउन या प्रनाउन आए तो डायरेक्ट नीड के बाद नाउन या प्रनाउन जोड़ देना चाहिए, ठीक है। और यदि कोई वर्ब आए तो टू के साथ लिखना चाहिए, ये आपको सिखाया गया था। तो कलम क्या है, एक नाउन है, तो मुझे एक कलम की ज़रूरत है, आई नीड अ पेन होगा, ध्यान दीजिए, आई नीड पेन नहीं होगा, आई नीड हैव अ पेन बिल्कुल नहीं होगा, आई नीड टू अ पेन, और टू के बाद वर्ब वन जुड़ता, वर्ब होता तो, लेकिन आई नीड अ पेन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इफ आई डैश 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 अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अभी ऊपर मैंने सिखाया था कि यहाँ पर वुड आए तो यहाँ पर वर कर दीजिए, यहाँ पर वर आए तो यहाँ पर वुड कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला है, ही डैश 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 वीडियो गेम्स, ध्यान दीजिएगा, ही डैश 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 वीडियो गेम्स। चलिए तनी ऑप्शन अप्लाई करते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। चलिए, ही के साथ हैड लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, लेकिन ही के बाद हैड के बाद ये प्लेइंग नहीं लग सकता है, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि हैड के बाद वर्ब थ्री आता है, अगर वर्ब को आना होगा तो एम प्लेइंग, ही के साथ तो एम लगेगा नहीं, ही के साथ आर भी नहीं लगेगा, तो ये तीनों ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो इज प्लेइंग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है वो, लिसन, लिसन राधा, अच्छा राधा, सॉरी यहाँ पे ये होगा, ठीक है, राधा डैश 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 द सितार। ए सुनो, राधा सितार बजा रही है, आपको ट्रिक सिखाया गया था ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो याद रखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, तो राधा इज प्लेइंग सितार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बाबू, व्हेन द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली, यूजुअली आ गया, तो यूजुअली आपको कहाँ बताया गया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, वर्ब वन या वर्ब फाइव होता है, तो वर्ब वन या वर्ब फाइव किधर है, वी के साथ क्या लगेगा, वर्ब वन लगेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है डू, डू आया, वर्ब वन का प्रयोग कर देंगे, टेंस का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, तो डू आया तो वर्ब वन किधर है, रिमेंबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट टीचर, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रीता डैश 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 टू द रेडियो, रीता डैश 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 टू द रेडियो। चलिए ऑप्शन अप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो रीता इज लिसनिंग, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। रीता हैज लिसनिंग, हैज के बाद वर्ब थ्री आता है, कैंसिल हो गया। रीता के साथ एम लगेगा नहीं, रीता के साथ हैड लगेगा भी, तो यहाँ पे वर्ब थ्री होना चाहिए, अगर हैड आता तो, ठीक है, तो ये भी ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्लीज बी क्वाइट, कृपया शांत हो जाइए, आई डैश 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 माई होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य डूइंग है, कर रहा हूँ, ये भी आपको सिखाया गया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो आई एम डूइंग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी देखेंगे ना, तो बाबू आप सही टिक कर सकते हैं, क्या आई के साथ इज लगेगा, नहीं लगेगा, आई के साथ विल लग भी सकता है, लेकिन विल के साथ डायरेक्ट डूइंग नहीं आएगा, विल एक मॉडल वर्ब है, इसलिए इसके बाद क्या आता है, वर्ब वन आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आई के साथ वर्ब तो लगेगा नहीं, लगता कब लगता, कंडीशनल सेंटेंस होता तब लगता, इमेजनरी काल्पनिक सेंटेंस होता तब लगता। आगे बढ़ते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, एम डूइंग हो जाएगा। अगला है बगल में, अब बगल में क्या बताया गया था, नेक्स्ट टू भी बताया गया था, बिसाइड भी बताया गया था, और साथ साथ एजासेंट भी बताया गया था, इसलिए ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बेसिक रूल क्या था, वर्ब वन या वर्ब फाइव था, तो वर्ब वन या वर्ब फाइव क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है, यदि मैं राजा होता तो गरीबों की मदद करता, हाँ फिर से वही वाला कंसेप्ट आ गया, यदि मैं राजा होता, इफ आई वाज अ किंग, कि वर अ किंग, तो वर अ किंग, तो इफ आई वर अ किंग आई विल, ना गलत, क्या बताया गया था, एक और वर आएगा तो एक और वुड आएगा, ध्यान दीजिएगा, तो वर और वुड ढूंढ लीजिए लो, यहाँ पे वाज ये भी कैंसिल, वर और वुड यहाँ पर है, तो इफ आई वर अ किंग एक बार पढ़ लीजिएगा, ना तो नॉन ऑफ दिस भी दिया हुआ है, आई वुड हेल्प द पुअर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, चाहिए, चाहिए के लिए क्या बेसिक रूल बताया गया था, शुड प्लस वर्ब वन, तो शुड प्लस वर्ब वन किधर है, शुड प्लस वर्ब वन इधर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, चाहूँगा, चाहूँगा मैं आपके साथ नाचना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू डांस विथ यू, वाह, तो वुड लाइक टू प्लस वर्ब वन किधर है, वुड लाइक टू प्लस वर्ब वन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, सका या पाया, सका या पाया क्या बताया गया था, कुड प्लस वर्ब वन बताया गया था, तो कुड प्लस वर्ब वन किधर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला है, चाहिए था, चाहिए था के लिए क्या बताया गया था, शुड हैव वर्ब थ्री, शुड हैव वर्ब थ्री, तो शुड हैव वर्ब थ्री किधर है, शुड हैव वर्ब थ्री, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, हाँ अगला फिर से थोड़ा सा कुछ हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान से देखिएगा।
ए कौन सा स्वर है, ए कौन सा स्वर है बाबू। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, ए और ए में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि ह्रस्व है और ये दीर्घ है, लेकिन याद रखिएगा बाबू ह्रस्व स्वर मात्र 4 गो है। कई गो है, 4 गो, एगो अ, एगो छोटकी ई, एगो छोटका उ, यानी हर्ष ई, एगो हर्ष उ, एगो री। बाकी जितने भी हैं ना सभी के सभी दीर्घ हैं, याद रखिएगा। तो ये कौन सा स्वर है सर, ए दीर्घ स्वर है, ठीक है। शौकीन, शौकीन के लिए क्या बताया गया था, तो इज एम आर प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस भरपूर बताया गया था। तो किधर है, इज एम आर यहाँ पर है, फॉन्ड ऑफ भरपूर यहीं पर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब बताइएगा थोड़ा टाइम का कॉन्सेप्ट सिखाया गया था आप लोग, किसका कॉन्सेप्ट, टाइम का कॉन्सेप्ट। तो इतना बजकर इतना मिनट, इतना बजकर इतना मिनट, 9:10 हुआ है, 7:05 हो रहा है, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। तो क्या सिखाया गया था, तो पहले मिनट, फिर पास्ट, फिर घंटा। तो मिनट पास्ट घंटा किधर है, ऑप्शन नंबर बी, 5:10, 10:05 बन गया। आगे देखिएगा, अगला है इतना बजने में इतना मिनट कम, कब बजता, 5 बजे में 20 मिनट कम बा, अभी 5 बजे में 20 मिनट कम है। तो क्या बताया गया था, मिनट टू घंटा। तो क्या हो जाएगा 20:05। तो किधर है सर, मिनट टू घंटा, मिनट टू घंटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन यहीं तक थे। आगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब संदीप सर से पढ़िए लो, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए और एक एक क्वेश्चन मिला लीजिए। कल क्लास में हम पूछेंगे कि केक और कितना नंबर आओ, तो बाबू सब सही सही बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए तो शुरू करते हैं पेपर डिस्कशन, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का, ठीक है। चलिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, दूरी और विस्थापन के लिए सही है। यानी दूरी और विस्थापन में क्या संबंध होता है, तो हम जानते हैं जो दूरी होता है क्या होता है, विस्थापन से या तो अधिक होता है या बराबर होता है। अब विस्थापन क्या होता है, दूरी से कम होता है या बराबर होता है। तो ऑप्शन नहीं दिया कि दूरी विस्थापन से कम है, तो दूरी तो कम हो नहीं सकता है। बी दिया दूरी विस्थापन से अधिक, जी अधिक हो सकता है, तो बराबर भी तो हो सकता है ना, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। सी दिया दूरी का मान विस्थापन से कम होता है, तो दूरी तो कम नहीं होगा, खत्म। दूरी का मान विस्थापन से अधिक या बराबर, है ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी टी कर दें, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कार विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। अच्छा, तो इतना लाइन में हमें क्या मिला, विरामावस्था, विरामावस्था नहीं, प्रारंभिक वेग यू का मान क्या होगा, 0 होगा। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण, त्वरण को हम लोग क्या लिखते हैं, ए का मान दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण के साथ चलना प्रारंभ करती है कार द्वारा 10वें सेकेंड में, हमें क्या निकालना है, 10वें सेकेंड में तय की गई दूरी, यानी एस टेंथ का मान निकालना है, ठीक है। अब याद कीजिए हम लोग पढ़े चलो एस एंथ, एस एंथ माने क्या होगा, nवें सेकंड में तय की गई दूरी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है nवें सेकंड में तय की गई दूरी माइनस n-1 सेकंड में तय की गई दूरी। तो जनरल फॉर्मूला था, बट इसी का एक स्पेशल केस आया था, यदि कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील हो तो nवें सेकंड में तय की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, u का मान क्या है 0, तो 0, a का मान दिया है 2, तो 2 अब बटा 2 है तो 2, n का मान कितना दिया यहाँ पर, n का मान दिया है 10। देखिए यहाँ पर n का मान कितना है 10 है ना, तो 10 और -1, तो कितना गया यहाँ पर 0 यानी खत्म, 2 खत्म, 10 दूना 20 और 20 माइनस है कितना गया 19। और ये क्या है, दूरी है, दूरी का मतलब क्या होता है मीटर, ये हो गया 19 मीटर, ये हो गया आंसर। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी टी कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसको हटाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बारिश ठीक नीचे की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से हो रही है, ठीक है। ध्यान देंगे, बारिश किधर हो रहा है, एकदम ठीक नीचे की ओर, कितने स्पीड से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हो रही है। एक व्यक्ति सीधी सड़क पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से जा रहा है। चलिए मान लीजिए यहाँ पर सड़क है, एक सड़क पर एक आदमी क्या है, एक आदमी इधर जा रहा है, कितना स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। सवाल में कहते हैं यहाँ पर व्यक्ति को छाता क्षैतिज के साथ कितना कोण पर रखना चाहिए। अब बताइए बारिश से बचना है तो छाता को कैसे खोले ताकि बारिश से बच सके। तो बताइए यदि मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं, अब बारिश ठीक नीचे की हो रहा है तो छाता हम इधर खोलेंगे, यानी बारिश के ठीक अपोजिट, बारिश ऊपर से आ रहा है तो छाता हम इधर खोलेंगे। भाई तो मान लीजिए बारिश इधर से हो रहा है, मान लेते हैं बारिश इस तरह से हो रहा है, तो छाता किधर खोलना होगा, इधर खोलना होगा, इस तरह छाता खोलना होगा। तो जिधर से बारिश आएगा ठीक उसका उल्टा क्या करेंगे, छाता खोलेंगे। अब क्वेश्चन है कि इस आदमी को छाता क्षैतिज के साथ कितना कोण पर खोलना चाहिए ताकि वो बारिश से बच सके। तो बताइए क्षैतिज के साथ कितना कोण पर खोले, तो इसके लिए इसको देखिए, यदि ये खड़ा रहता तो बारिश सीधा आता प्रतीत होगा, लेकिन जब ये गति कर रहा है तो इसके सापेक्ष जो बारिश का वेग होगा क्या एकदम ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा क्या, नहीं ना होगा। तो यहाँ पर हमें बारिश का वेग निकालना किसके सापेक्ष, आदमी के सापेक्ष। तो आदमी के सापेक्ष यदि बारिश का वेग इधर आया तो छाता इधर खोला जाएगा,
इसका उल्टा। यदि मान लीजिए बारिश इधर हो रहा है तो छाता इधर खोला जाएगा। तो इसमें हमें क्या निकालना होगा, तो इसमें हमें निकालना होगा बारिश का वेग आदमी के सापेक्ष किधर है। तो ये तो पता है बारिश का वेग निकालना है। चलिए तो बारिश का वेग पता है, तो बारिश का वेग इधर कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बारिश का वेग आदमी के सापेक्ष कैसे निकालते हैं लोग, तो फॉर्मूला पढ़े तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन में से वेलोसिटी ऑफ मैन को क्या करना है, माइनस करना होता है। तो इधर है, तो इसका निगेटिव क्या हो, इधर हो जाएगा। तो कितना है यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक और तरीके सीखे थे लोग, क्या सीखे थे लोग, यदि किसी का वेग किसी के भी सापेक्ष निकालना है तो क्या करते हैं, तो जिसके सापेक्ष निकालना है यानी जो ऑब्जर्वर है उस ऑब्जर्वर को रोक देना है। ठीक है, तो हमें बारिश का वेग आदमी सापेक्ष निकालना है, तब आदमी को रोकना है। तो बताइए इस आदमी को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इधर इसका वेग है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमें इसका अपोजिट भी कितना वेग देना पड़ेगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो काम हम यहाँ पर करेंगे ना वही काम इसमें भी करेंगे, यानी इसको भी इधर कितना कर देंगे। अब सिस्टम में सभी जगह हम इधर एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग दे दिए तो एक संतुलन बना रहेगा। ठीक है, अब बताइए अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए इस स्थिति से क्या होगा, आदमी रुक गया। अब रुक गया तो देखिए, तो अब यहाँ पर देखिए इसका वेग ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, तो चलिए अभी वेग निकालते हैं, इन्हें यहाँ पर कुछ आ गया। तो इधर कितना आ रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही क्या है बारिश का वेग। तो बारिश का वेग का एक घटक नीचे आ गया, एक इधर आ गया, तो रिजल्टेंट किधर आएगा, तो परिणामी वेग कुछ इधर होगा, ये वाला गया। ठीक है, तो हमें बारिश के वेग का मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है, हमें निकालना है छाता किधर खोलना है। अब देखिए जो बारिश है, बारिश इधर हो रहा है, ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब छाता इधर खोलना होगा, ठीक इसके उल्टा, यानी इधर 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 हम क्या खोलेंगे, इधर खोलेंगे छाता। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्यक्ति को छाता क्षैतिज के साथ कितना कोण पर खोलना होगा, तो क्षैतिज कोण यही ना क्षैतिज है, तो यानी ये वाला कोण निकालना है, इसको थीटा मान लेते हैं। तो बताइए जब ये कोण थीटा है, ये भी कितना होगा थीटा। अभी देखिए एक समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में थीटा का मान निकालना है। ये दिया है 30, तो ये भी कितना होगा, ये भी हो जाएगा 30। तो लंब का मान 30, आधार का मान 40। तो या तो ये पढ़े चलो एक समकोण त्रिभुज में 3, 4 और 1, 5, ये 30, 40 से कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो इस स्थिति में एक न्यून कोण 37 डिग्री होता है और एक 53 डिग्री होता है। तो जो छोटा वाला भुजा से सामने वाला कोण क्या होता है 37, एंड थीटा का मान कितना आ गया 37 डिग्री। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो ए टिक कर दिया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, एक चोर चोरी करके 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से भागता है। चलिए अब एक चोर का बात किया, मान लीजिए चोर है, अब चोर इधर भाग रहा है कितना स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ये क्या है चोर, तो लिख देते हैं चोर। अब इसमें दिया बोला गया है एक पुलिस चोर को 24 मीटर की दूरी पर देखता है। अब मान लीजिए जैसे ये चोरी करके भागना शुरू करता है तो पुलिस इसको देखता है। तो पुलिस कितना दूरी पर देखते हैं इन्हें, तो पुलिस जो है चोर को कितना दूरी पर देखते हैं 24 मीटर, यानी 24 मीटर। ये क्या है पुलिस, यानी पुलिस। अब ये क्या दिया गया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। यानी जो पुलिस है चोर का पीछा करना शुरू करते हैं कितना त्वरण से 2 मीटर पर सेकेंड। यानी इनमें क्या है त्वरण है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है त्वरण, यानी ए का मान दिया है। तो बोला गया है कि बताइए कितने देर में पुलिस जो है चोर को पकड़ लेंगे। ठीक है, तो अब बताइए जो पुलिस किसको पकड़ना है, चोर को पकड़ना है। तो चोर को पकड़ना है तो यहाँ पुलिस का जो भी चीज़ लेंगे, त्वरण लेंगे, बेग लेंगे, सब किससे सापेक्ष, चोर के सापेक्ष लेंगे। ठीक है, चाहे एक और तरीका होता है, क्या तरीका होता है, तो हमें पुलिस द्वारा इसको पकड़ने में लगा समय निकलना है। तो क्या करते हैं ना, इसमें इस पुलिस का कैलकुलेट करना है सब चीज़, तो इसमें बाकी जो चीज़ इसे रोक देते हैं। तो बताइए चोर को रोकने का उपाय क्या है, तो इधर इसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इधर भी हम क्या करेंगे एक एक्स्ट्रा वेग दे देंगे 10 मीटर पर सेकेंड। और जो काम यहाँ किए वही काम यहाँ करना होगा, तो इधर वेग दे देंगे 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब बात करते हैं पुलिस की। ठीक है, तो बताइए पुलिस का यू का मान कितना है गया, तो इधर 10 मीटर पर सेकेंड यानी माइनस आई के प्योर है, ये सब क्या है प्लस आई के प्योर, यानी इधर वाला प्लस माने इधर वाला माइनस होगा। तो यू का मान कितना है माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, पुलिस के लिए ए का मान, अच्छा इस चोर में त्वरण था नहीं ना था, यदि मान ये त्वरण इधर रहता तो रोकना होता, तो त्वरण इधर माइनस करते हैं। तो जब इधर त्वरण करते हैं इसमें भी क्या करते हैं इधर भी त्वरण देते हैं। तो इसको रोकने के लिए जो जो काम करेंगे वही काम हम यहाँ भी करेंगे। ठीक है, तो ए का मान कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पुलिस का चोर के सापेक्ष विस्थापन कितना था 24 मीटर, तो एस का मान 24 मीटर। चलिए इतना कुछ दिया गया है, क्या निकालना है पकड़ने में लगा समय। अब इतना डेटा से हमें निकालना है समय। तो किस फॉर्मूला में ये सभी चीज़ें होती हैं जिनमें यू भी हो, ए भी हो, एस भी हो, टी भी हो। तो हम लोग पढ़े लो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस का मान कितना है, एस का मान 24 लेते हैं 24। यू का मान -10 तो -10, टी का मान नहीं पता है तो निकालना है तो रहेगा ही यहाँ पर प्लस 1/2। ए का मान कितना है, ए का मान 2 है तो 2, और टी का मान नहीं पता था इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, चलिए 2 और 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो कितना गया 24 बराबर यहाँ गया -10t और प्लस टी स्क्वायर।
इसको इधर भेज देते क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 10t अब प्लस 24 प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -24 बराबर क्या होगा 0। अभी क्या बने, द्विघात समीकरण बन गया, इसको सॉल्व करते हैं लोग। तो टी स्क्वायर ये फर्स्ट इंटू लास्ट की तरह -24, इसको ऐसा लिख सकते हैं -12t अब प्लस 2t, अब -24 है तो -24 है, 0 है तो 0। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, t कॉमन तो यहाँ गया t -12 अब प्लस 2 कॉमन तो यहाँ गया t -12 बराबर 0। तो एक बार यहाँ से t -12 कॉमन लेंगे, एक मिनट काम करें, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है चलो, अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन होगा, t -12 तो यहाँ क्या बचेगा t + 2 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 करते हैं, यहाँ से t का मान कितना आएगा 12 और एक बार यहाँ 0 करते हैं t का मान आएगा -2। अब जैसे समय माइनस में हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, तो t का मान -2 सेकेंड क्या है, ये पॉसिबल नहीं है। तो कौन पॉसिबल है, t बराबर 12 सेकेंड, यानी कितना सेकंड लगेगा पुलिस को पकड़ने में, 12 सेकंड लगेगा। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, तो ए टिक कर दें। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोग इसको हटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, आर बराबर व्हाट। अब ये फोटो दिखाई दे रहा है, इस फोटो में क्या है, एक वस्तु को 36 दिशा में 52 मीटर पर सेकंड वेग से फेंका जा रहा है, कितनी ऊंचाई से, 20 मीटर ऊंचाई से। बताना कितनी दूरी, यानी इसका रेंज क्या होगा, कितनी दूरी पे जाके गिरेगा। ठीक है, तो इस टाइप का तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़े थे, तो आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला भूल गए हैं तो जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उस कॉन्सेप्ट से क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आर का फॉर्मूला होता है u/2h/g। ठीक है, अब देखिए यू का मान कितना दिया 52, तो 52 √2, एस का मान दिया 20 तो 20 अब बटा जी का मान क्या होता है 10, 0 0 कैंसिल 52, 2 × 2 तो क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो 52 दूना कितना होगा, 2 दूना 4, 104 रेंज है, इसका मात्रा मीटर तो मीटर, 104 मीटर आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टी कर देंगे। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी वस्तु को धरातल से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो अधिकतम ऊंचाई h और परास r में संबंध है। अब क्या संबंध है, तो डायरेक्टली हालांकि ये तो आप निकाल भी सकते हैं लोग, या इसका रिलेशन आपको याद भी होगा। तो क्या रिलेशन होता है, तो होता है r tan थीटा बराबर 4h। ठीक है, रतन 4 है, ये ट्रिक पढ़े चलो ना, रतन 4 है, तो r tan थीटा बराबर 4h। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन में दिया r बराबर h, ये तो होगा नहीं, भी दिया है r sin थीटा 4h, r और 4h मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ दिया है साइन, तो यहाँ तो 10 हो जाएगा, गलत हो गया। सी दिया है r tan थीटा बट यहाँ पर 4h, तो यहाँ 2h दिया है, तो ये भी गलत। जब तीनों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर डी होगा, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, एक लड़का अपने घर से बाजार 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और पुनः उसी रास्ते से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर वापस आता है। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं यहाँ पर लड़का का घर है और यहाँ पर क्या है, बाजार है। तो घर से बाजार कितनी चाल से जाता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। फिर बाजार से घर कितना चाल से जाता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। बस सवाल में इतना ही दिया गया है, क्या बोला गया है, लड़का की औसत चाल क्या होगी। चलिए हमें निकालना औसत चाल, तो जो निकालना है उस पर भिड़ते हैं लोग। तो औसत चाल निकालना है, तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। क्या क्वेश्चन में दूरी दिया है, दूरी नहीं दिया है, लेकिन इतना तो पता है जितना दूर गया है उतना ही दूर आता है। अब दूरी नहीं दिया है, दूरी की जरूरत है, तो इसको मान लेते हैं x। तो जब x तो कितना दूरी तय कर रहा है, x दूरी जाने में और x दूरी आने में, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा बटा में समय। इस सवाल में समय दिया है, नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो खुद कर लाना पड़ेगा। तो समय नहीं दिया तो देखिए, तो दूरी दिया और चाल दिया, तो जब दूरी चाल दिया तो समय निकाल सकते हैं। कैसे, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो बताइए जाने में कितना समय लगा होगा, तो जाने में तय किया है दूरी x और चाल कितना दिया है 10, तो x बटा 10। आने में लगा समय दूरी बटा चाल यानी x बटा 20। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ऊपर कितना x और x कितना हो जाएगा 2x, नीचे 10 20 का एलसीएम कितना आएगा 20, 10 दूना 20 2x और प्लस x, ये 20 ऊपर आएगा 20, तो 20 दूना 40 x बटा 2x और x 3x, तो x खत्म 40 बटा 3 यानी 13 39 13 समथिंग, तो 13 समथिंग कहीं दिया है, यहाँ 15 दिया है कैंसिल, 12.5 ये भी कैंसिल, 12 ये भी कैंसिल, तो कहीं भी 13 नहीं दिया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हुआ डी, तो डी टिक कर देंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, विराम में स्थित किसी 5 kg की वस्तु, तो यहाँ तक पढ़ के हमें क्या मिला, विराम में स्थित यानी m का मान, सॉरी विराम में यानी प्रारंभिक वेग 0 है, तो u का मान कितना है 0, u का मान दिया है 0। 5 kg की वस्तु यानी m का मान कितना दिया है 5 kg। ठीक है, 20 न्यूटन बल आरोपित किया जाता है, वस्तु पर कितना बल आरोपित कर रहे हैं 20 न्यूटन, f का मान दिया है 20 न्यूटन। ठीक है, तो क्या बोला गया है, बताएं वस्तु 5 सेकेंड में, बताइए 5 सेकेंड क्या है, टाइम है, तो t का मान दिया है 5 सेकेंड,
कितनी दूरी तय करेगी, यानी एस इक्वल टू वाट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एस निकालना है। तो एस निकालना है, यू दिया है, टी दिया है, तो एस निकालने का फॉर्मूला जो निकालना है डिग्री उसमें फिट रहा है। ठीक है, एस निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू का मान 0 तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 ए का मान कितना है, तो ए का मान नहीं दिया है, चलिए इंटू टी का मान कितना दिया है 5, तो यहाँ 5 स्क्वायर। अब ये सवाल तभी बनेगा जब किसका मान पता हो, ए का मान पता हो। तो ए तो दिया नहीं, तो ए को खोज कर लाना होगा। तो कैसे खोजेंगे, देखिएगा इसमें कोई ऐसा चीज़ दिया है जहाँ से निकाल सकते हैं। तो एफ दिया, क्या दिया एफ, और हम पढ़े एफ का फॉर्मूला क्या होता है, तो एफ बराबर एम है। तो यहाँ से ए का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एफ बटा एम। तो इस सवाल में एफ का मान कितना दिया है 20, तो 20 अब बटा एम का मान कितना दिया है 5, तो यहाँ 5, तो कितना गया 5 होगा 20, यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस ए का मान को यहाँ रख देंगे, तो यहाँ ए का मान 4 है, तो 4, तो 2 दूना 4 कितना गया यहाँ पर 5 × 25, 25 दूना 50, तो 50 मीटर आंसर। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर सवाल दिया, एक वस्तु का विस्थापन एस दिया है, ध्यान देंगे। चलिए, तो एस का मान कितना दिया है, तो सवाल में एस का मान दिया है टी क्यू माइनस 2t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 7। ठीक है, अब एस दिया, हमें क्या निकालना है, t बराबर 2 सेकंड में वस्तु का त्वरण निकालना। अब त्वरण कैसे निकालेंगे, तो हम पढ़े चलो, एस को डिफरेंशिएट करते हैं तो v मिलता है, अब v को डिफरेंशिएट करते हैं तो a मिलता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, त्वरण यानी a का मान निकालना है। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते कितना है यहाँ पर 3t स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 4t प्लस 5। देखिए हमें चाहिए a, तो फिर v वाला को डेरिवेटिव निकालेंगे लोग, तो dv/dt होता नहीं का फॉर्मूला, तो ये डेरिवेटिव कितना आएगा 6t माइनस 4, यही आगे a। तो हमें a का मान कब निकालना है, t बराबर 2 सेकेंड पर, जहाँ t है कितना रखेंगे 2, तो यहाँ हो जाएगा 6 × 2 - 4, यानी 6 दूना 12, 12 में 4 कितना गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए, तो 80 कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, एक वस्तु का वेग समय ग्राफ दिया गया, दिखाई दे रहा है यहाँ पर वस्तु का वेग समय ग्राफ है, वस्तु का कुल विस्थापन क्या हुआ। तो हमने पढ़े थे लोग, वस्तु के वेग समय ग्राफ जो होता है, तो ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या है, तो वस्तु का विस्थापन देता है। अब यहाँ देख रहे ग्राफ में कुछ क्षेत्रफल ऊपर है, जैसे यहाँ पर ये दोनों क्षेत्रफल क्या है ऊपर है, और ये वाला क्षेत्रफल नीचे है। क्षेत्रफल 1, क्षेत्रफल 2, इसको मान लेते क्षेत्रफल 3, तो 1 2 ऊपर 3 नीचे। इसका मान क्या हुआ, ये 1 2 ऊपर है, तो मान लीजिए ऊपर वालों को बाई द वे मान लेते हैं, कोई डायरेक्शन मान लेते हैं उत्तर, तो नीचे वाला क्या होगा, तो उत्तर का उल्टा क्या होता है दक्षिण। यदि ये पूरब होगा तो ये पश्चिम होगा। तो इसका मान क्या हुआ, ये पॉजिटिव मान लीजिए, इसका दिशा मान लेते हैं प्लस, तो क्या होगा माइनस। ठीक है, अब बताइए यदि कोई मान लीजिए वस्तु इधर गया 10 मीटर, फिर इधर आ गया 5 मीटर, तो विस्थापन कितना होगा, इतना ही ना होगा 5 मीटर, तो इतना में से इतना घटाना होगा। तो यदि किसी एक दिशा में विस्थापन हो रहा है, फिर उसको उल्टा दिशा में हो रहा है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, तो उल्टा वाला माइनस करना होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हम इसका ड्रिल कॉन्सेप्ट पढ़े थे लोग, क्या पढ़े थे लोग, यदि विस्थापन समय ग्राफ दिया है, दूरी निकालने की बात करें तो सभी क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं। सॉरी, विस्थापन समय ग्राफ नहीं किया है, वेग समय ग्राफ। अब वेग समय ग्राफ दिया है, हमें दूरी निकालने में विस्थापन निकालना है। दूरी निकालने क्या करेंगे, चाहे वो नीचे हो या ऊपर हो, सब जोड़ देते हैं। विस्थापन निकालना है तो ऊपर वाला सब प्लस में, नीचे वाला क्या लेते हैं माइनस में लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो पता है इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है विस्थापन। तो विस्थापन के लिए क्या करना होगा, ऊपर के दोनों क्षेत्रफल में से नीचे वाला क्षेत्रफल क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो वही क्या होगा विस्थापन। अब ध्यान देंगे, अब देखिए क्या उपाय है, दोनों ऊपर वाला जोड़ के नीचे वाला एरिया निकाल के माइनस कर दें। ठीक है, बट थोड़ा सा इसमें एक खास चीज़ देखें तो क्या दिखाई दे रहा है, जितना क्षेत्रफल ये है उतना ही क्षेत्रफल ये है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे खत्म हो जाएगा, तो इसको ये कैंसिल कर देगा। देखिए जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका है, तो इसको ये कैंसिल कर देगा। तो ऊपर वाला से नीचे वाला माइनस किया तो इतना खत्म हो गया, तो सिर्फ इतना ही ना बचेगा, तो इतना ही का हमें क्षेत्रफल निकालना है। देखिए अपन एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो इसका आधार कितना है 5, ऊंचाई कितना, ऊंचाई इसका दिया है 10, तो 10, तो कितना गया 5 × 5 = 25, यानी 25 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया ए, तो 80 कर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, हालांकि अभी केमिस्ट्री का क्वेश्चन चलेगा, फिर फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद से मैथ मिलेगा। अब पेपर का डिस्कशन क्या हो कंप्लीट होगा, और उम्मीद करते हैं कि बाई द मान लीजिए टेस्ट में बना या ना बना, इसके बाद से आपसे सवाल बनना चाहिए। ठीक है, तो पूरा बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेंगे लोग। सवाल दिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से क्वांटम संख्या का कौन सा जोड़ा संभव नहीं है। अब देखिए यहाँ चारों क्वांटम संख्या दिया गया है, बताना इसमें कौन सा संभव नहीं है। तो क्वांटम संख्या में कौन क्वांटम संख्या पॉसिबल नहीं है, कैसे चेक करेंगे। तो सबसे आगे तो एन एल लेकर डिसीजन लेते हैं। यदि एन एल से मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलेगा तब ना हम एम पर जाएंगे। तो हमने एक रिलेशन पढ़े चलो, क्या पढ़े चलो कि एल का जो मान होता है एन से कम होता है। एन से क्या होता है कम, एल का मान कम होता है। यदि मान लीजिए एन का मान 5 है तो एल का मान क्या होगा 4 3 2 1 0, यही हो सकता है। ठीक है,
एल का मान देखिए 4 है, क्या इसका मान 5 हुआ? नहीं हुआ है। तो एल का मान हमेशा एन से कम होता है। यदि एल से कम नहीं, एल का मान एन से कम नहीं है तो गड़बड़ है, यानी वो असंभव हो जाएगा। तो देखिए दिया गया कौन जोड़ा संभव नहीं है, देखिए यहाँ एल का मान 2 है, यहाँ इससे कम है तो संभव है ना, अभी नहीं कर सकते संभव, बट इस दोनों को देख बोल सकते हैं, आगे भी तो इसे करना होता है ना, बट इसे को देखते हैं। यहाँ देखिए एल का मान क्या है? कम है, ठीक है। यहाँ देखिए तो एल का मान क्या कम है? नहीं ना है, तो यानी एल का मान जब कम नहीं है, ये वाला क्या है? ये संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही है। हमें क्या ढूंढना था? कौन संभव नहीं है। अब भाई तो मान ये सभी में एल का मान कम होता तब हम अगला चेक करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सोडियम Z बराबर 11, सोडियम परमाणु संख्या 11 होता है, में अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या है। सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या क्या है? तो इसके लिए क्या करना होगा? सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन देखना होगा किस ऑर्बिटल में है, किस सबसेल में है। इसके लिए क्या लिखना होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब सिर्फ आप डायरेक्टली अंतिम कक्षा की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, जैसे 3s1 होता है, तो जल्दी बन जाएगा। नहीं सोच पाते हैं तो क्या करना पड़ेगा? पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। कैसे? सोडियम है 1s2 2s2 2p6 3s1, 2 2 4 6 4 10 1 11 आ गया ना। अभी 3s1 तो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसी में ना है, तो इसी इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या लिखना है। चलिए, तो एस है तो एस में कितना सब ऑर्बिटल होता है? 1 होता है। एम का मान क्या होता है? 0। एक इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा कुछ होगा। अब बताइए एन का मान कितना है? एन का मान, तो एन का मान है 3। एल का मान याद कीजिए, पढ़े चलो एस पी डी एफ, यहाँ एल का मान 0, इसका 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3 होता है। तो ये क्या है? एस है ना, तो एस के लिए एल का मान क्या होगा? एल का मान 0, तो 0 लिख दिए। एम का मान कितना है? देखिए तो 0। अब एस की बात करते हैं तो ऊपर की ओर क्या लेंगे? +1/2, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए तो 3 0 0, 3 तो ये नहीं है, खत्म। 3 0 0, एस का मान इन ऑप्शन नंबर क्या? बी, तो बी टी कर दिए। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा उपकोष गोल है? तो हम लोग पढ़े थे उपकोष, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है यानी गोलीय होता है, पी वाला डंबल होता है, डी वाला क्या होता है? डबल डंबल होता है। तो इसमें बोला है कौन गोलीय है यानी कौन स्फेरिकल है, तो एस वाला होगा। तो ऑप्शन ए दिया है 4s, बी दिया है 4f, डी दिया है 4p और डी दिया है 4f। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर ए? एस वाला ही ना गोलीय होता है, तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 3, द्विगंशी यानी एल का मान कर रहा है, एल का मान कितना दिया है? 3 बोल रहे हैं, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के संभावित मान क्या होंगे? तो हम लोग पढ़े थे चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान क्या होते हैं? -l से लेकर +l तक होता है, ठीक है। तो इस तरह देखें तो l का मान 3 है, तो -3 से लेकर कहाँ तक होगा? +3 तक होगा। तो -3 -2 -1 0 1 2 ये सभी वैल्यू होंगे नहीं होंगे? तो ये सभी मान होंगे। तो यदि आपको याद है कि -l से +l होता है तो जल्दी बन जाएगा, नहीं याद है तो अभी बना सकते, थोड़ा सोचना पड़ेगा। कैसे? अब देखिए l का मान 3, तो l का मान 3 किस लिए होता है? तो s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, तो f के लिए क्या होता है? 3 होता है। ये तो पता लगा f है, तो हम लोग जानते हैं f में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7 ऑर्बिटल। तो 7 ऑर्बिटल बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 बन गया। अब m का मान शुरू से बीच में शुरू करते हैं 0, तो ये 1, तो ये 2, तो ये 3, ये -1 -2 -3, तो -3 से कहाँ तक गया? 3 तक। तो कहाँ पर है -3 से 3? ये तो होगा नहीं, ये सिर्फ माइनस वाला है, खत्म। इसमें देखिए +-1 +-2 +-3 0 भी है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, टिक करेंगे। ये क्यों नहीं कि उसमें 0 नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा आयन CO के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? सम इलेक्ट्रॉनिक माने क्या हो? इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। देखते हैं तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में कितना? 8। इसमें कोई आवेश तो है नहीं, यानी कितना हो गया? 814। अब देखते हैं 14 किसमें। अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन में होता है 7, तो 7 दूना 14। अब प्लस माने क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो 14 में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, कितना गया? 13। तो 13 क्या सम इलेक्ट्रॉनिक है? नहीं है, तो अगला चेक करते हैं। कार्बन में कितना है? 6, तो 6। इसमें 7, तो 7। अब माइनस से, माइनस में क्या हुआ? एगो इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो आया है तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो कितना गया? 6 1 7 14, यानी इसमें 14 आ गए। ये भी 14 इलेक्ट्रॉन वाला था, ये भी 14 इलेक्ट्रॉन वाला। ऑप्शन नंबर क्या हो? बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में सम इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं हैं, यानी 1 2 3 4 4 को दिया गया ना, बताना इसमें कौन कौन सम इलेक्ट्रॉनिक है, चेक करते हैं। अब बताइए कार्बन में कितना? 6, हाइड्रोजन में 1, तो 3 है तो 3 हो जाएगा, तो 6 3 9। अब प्लस माने कोई निकल चुका है, यानी कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? 8। यानी हाइड्रोजन में 1 तो 3, अब प्लस 8, 8 3 11, एगो निकल गया, तो 11 में से कितना गया? 10, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन में 7, यहाँ पर 3, तो 7 3 10, 10 है। कार्बन में 6, हाइड्रोजन में 3, तो 6 3 यहाँ पर 3 होगा, 6 3 9, एगो माइनस है, माइनस में आ गया, तो 9 1 10। देखिए इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10, इसमें 10, इसका मतलब क्या होगा? 2 3 4, ये तीनों के तीनों क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक है। देखिए किस ऑप्शन में है? 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी में है, टिक करो, ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर,
y एक कोई तत्व है, इस तत्व का परमाणु संख्या 89 है, द्रव्यमान संख्या 231 है, ठीक है। तो बोला कि इस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो प्रोटॉन की संख्या तो देख बता सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या कितना होगा 89। फिर क्या बोला गया है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन संख्या कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 11 में से 9 गया कितना गया 2, ये कितना गया 12, 12 में 60 गया 4, यहाँ पे 142। फिर क्या निकालना है इलेक्ट्रॉन की संख्या, कि इसमें कोई आवेश है नहीं ना है, तो जब नहीं कोई प्लस चार्ज है नहीं माइनस चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों की संख्या बराबर होगी। तो जब प्रोटॉन की संख्या 89 तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी होगी 89, ठीक है। तेरी 89, 142 और 89 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर सी में, तो क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, आइसोस्टर है, आइसोस्टर के लिए कंडीशन क्या होता है। तो सबसे पहला बात कि परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, और दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन की भी संख्या समान होनी चाहिए। तो चलिए पहला कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ देखिए नाइट्रोजन 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, तो 2 1 कितना है 3 परमाणु, इसमें कितना है 3 परमाणु। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल्ड हो गया। अब सेकंड चेक करेंगे, तो सेकंड कंडीशन क्या है इलेक्ट्रॉन वाला। तो इस नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन 7, ऑक्सीजन में 8, तो 8 दूना 16, एगो माइनस एन ऐड होगा, तो 7 1 8, 8 16 कितना आ गया 24, तो यहाँ 24 इलेक्ट्रॉन। इसमें चेक करते हैं, तो इसमें 8 से 24, तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का भी संख्या समान है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो 80 कर देंगे। कौन ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, तो क्या टिक करेंगे ऑप्शन नंबर 80 करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, तो एन में होता है 11, 11 में से क्या 10, तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 20, 20 में से 2 गया 18, तो बराबर नहीं, तो यहीं पर कैंसिल। अगला देखते हैं, नाइट्रोजन में 7, 3 को माइनस यानी 3 को इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 7 3 10, इसमें 9 1 10, सोडियम में 11 प्लस निकल गया, यानी कितना गया 10, तो सब बराबर, इन ऑप्शन नंबर क्या होगी, ये क्या है सम इलेक्ट्रॉनिक है। अगला क्वेश्चन, चलिए क्रोमियम यानी Z बराबर 24, Z बराबर 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, Z बराबर 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऐसा इधर सीधे याद किया था, क्रोमियम का क्या होता है 24 से क्या होता है 4s1 3d5, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। हालांकि इसका कारण भी जाना चलो क्यों इसमें ऐसा होता है कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो dt कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 नंबर सवाल यहाँ पर सम इलेक्ट्रॉनिक समुच्चय का चयन कीजिए। तो सम इलेक्ट्रॉनिक समुच्चय का मतलब क्या हुआ, तो जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो समान हो, ओके। चलिए यहाँ ए नंबर जो दिया है दिया Na+H3O+ NH4+। अब देखिए Na में सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन थे 11, प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन निकले, कितने इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ दिए H3O+, हाइड्रोजन में 1, तो 3 है तो 3 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 8, 8 3 11, अब प्लस मतलब 1 निकल गया, कितना है यहाँ पर 10। एन में कितना होता है 7, हाइड्रोजन में 1, तो 7 4 11, 1 निकले यानी 10, यानी ये क्या है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। अब अगला चेक करते हैं, देखिए इनमें का जो ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। तो ऑप्शन देखकर बताना है कि इसमें सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 के अनुसार ABD है, 2 के अनुसार BCD है, ठीक है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए तो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो इसमें ए नहीं है। चलिए तो अगला चेक करते हैं, कार्बन में होता है कितना 6, ऑक्सीजन में 8, 8 3 24, 24 6 30, और 30 माइनस में 2 है, -2 का मतलब क्या हो 2 इलेक्ट्रॉन आया है, तो 2 आया तो इसमें ऐड होगा, तो 30 2 कितना हो जाएगा 32, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 32। नाइट्रोजन में 7, 8 3 24, तो 7 + 24 31, और -1 यानी वो बढ़ गया 32। हाइड्रोजन में यहाँ पर 1, तो यहाँ 2 है तो 2, और प्लस 6, 6 2 8, 8 और प्लस 8 3 24, तो 24 8 32, यानी भी क्या है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। अगला चेक करते हैं, फास्फोरस में 15 होता है और -3, तो इसको ऐड कर देंगे तो 15 3 कितना हो गया 18। हाइड्रोजन में 1, कोल्ड्रिंक में 17, 17 1 18। कार्बन में 6, तो 6 दूना 12, और 12 5 17, -1 आ गया, यानी वो बढ़ गया, तो ये भी कितना हो गया 18 हो गया। फास्फोरस का 15 15 3 18, यहाँ 18 हो गया। यहाँ चेक करते हैं, एफ का होता है 9, -4 यानी कि इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो 9 1 10। नियोन में 10, और सोडियम में कितना होता है 11 में से गया यानी 10, तो ये भी क्या है सम इलेक्ट्रॉनिक। तो इसमें क्या है ABCD चारों क्या है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसमें दिया है ABCD, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण निर्वात में निम्न वेग से गति करता है। तो निर्वात में विद्युत चुंबकीय विकिरण की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा 3, तो 3 टिक कर देंगे, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोटोन की तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम, अच्छा एंगस्ट्रॉम में चाहिए, क्या होगी जिसकी ऊर्जा इतना जूल है। चलिए समझते हैं। अब एनर्जी दिया है कितना 4.38 × 10⁻18 जूल, हमें निकालना है तरंग दैर्ध्य, ठीक है। चलिए तो एनर्जी का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर 4.38 × 10⁻18, ठीक है। हमें निकालना तरंग दैर्ध्य, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है hc/λ = 4.38 × 10⁻18। इसी को सॉल्व करते हैं लेमडा का माना जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा लेमडा इधर कर दे, इसको इधर कर दे, तो कितना होगा एच का वैल्यू कितना होता है 6.63, तो 6 ही रन देते हैं 10⁻34 इंटू
सी का वैल्यू कितना होता है 3 इंटू 10 टू पावर 8 डिवाइडेड बाई ये पूरा इधर बटम आ जाएगा, तो बटम कितना आएगा 4.38, राउंडिंग ऑफ करें तो कितना होगा 4.4 इंटू 10 टू पावर -18, और ये लेमडा यहाँ पर जाएगा, नहीं यहाँ पर लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा लेमडा। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करते किसका मान आएगा लेमडा का मान आएगा। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करने का पूरा भाग देने की जरूरत पड़ी है, तो ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन एकदम नज़दीक नज़दीक है, दूर दूर है। ये बोल रहा है 454 एंगस्ट्रॉम, ये बोल रहा है 2.3 × 10 टू पावर 7, तो ये तो बहुत ज़्यादा फासला है इनके बीच। यहाँ पर स्थिति 10 की पावर 15, यहाँ पर 10 की पावर -15, यानी सभी ऑप्शन क्या है बहुत दूर दूर है ना, तो इसको जल्दी से जल्दी हम लोग आंसर तक पहुँचने की कोशिश करेंगे कौन सा ऑप्शन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अब तो ये 6 लगभग इसको 6 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग, इन लगभग 1 आएगा। तो अब इसकी बात खत्म करते हैं, खाली पावर को सॉल्व कर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये लगभग 1 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 कम 3, लगभग कितना आएगा 3। पावर वाला सॉल्व कर आंसर आ जाएगा, तो पावर वाला सॉल्व करते हैं कितना है यहाँ पर -34, और यहाँ देखिए आधार से हम तो पावर जोड़ते हैं, तो 10 की पावर -34 और +8, ये माइनस ऊपर है तो प्लस +18, तो कितना है यहाँ पर 3 इंटू ये कितना जाएगा यहाँ पर 18 8 26, तो -34 और +26 कितना जाएगा 8, यानी कितना लगभग 10 का पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये किस में आएगा, ये आएगा मीटर में, ये किस में आएगा मीटर में, लेगा हमें किस में चाहिए एंगस्ट्रॉम में चाहिए, सॉरी -8 आएगा नहीं -8, कितना जाएगा -8, तो ये मीटर में हमें किस में चाहिए एंगस्ट्रॉम में, तो मीटर से एंगस्ट्रॉम कैसे बदलते हैं, तो या हम लोग पढ़ते हैं 1 एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर -10 मीटर, लेकिन हमें लाना है मीटर से एंगस्ट्रॉम, तो 10 के पावर ये माइनस इधर है तो प्लस हो जाएगा ना, यानी 10 के पावर 10 से गुणा कर दूँगा, यानी लिख सकते हैं 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम 10 के पावर 10 एंगस्ट्रॉम, तो मीटर को लाना है एंगस्ट्रॉम में, तो कैसे गुणा करेंगे 10 के पावर 10 से, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर -8 इंटू 10 टू पावर 10, तो कितना जाएगा ये वाला, ये जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर 2, यानी लगभग 300। देखिए तो 300 एंगस्ट्रॉम के आसपास कौन है, तो यही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। सर ये तो बहुत दूर है, तो ये देखिए तो कितना, इसे 10 के पावर 7 बोल रहा है, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, ये 10 के पावर 15 बहुत ज़्यादा, -15 बहुत कम हो जाएगा, तो हमें ऑप्शन तक पहुँच रहा था, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 1 तो 1 ठीक है, नहीं तो अब क्या करेंगे पूरा बढ़िया सॉल्व करेंगे, इतना वैल्यू इसका मिल जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 दिया है, 1 किलोवाट का एक रेडियो ट्रांसमीटर 800 हर्ट्ज, ठीक है 1 किलोवाट, अब 1 किलोवाट क्या है पावर है, तो P का मान दिया है 1 किलोवाट, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1000 वाट। ठीक है, बोल रहा है एक रेडियो ट्रांसमीटर 800 हर्ट्ज आवृत्ति को हम लोग क्या लिखते हैं न्यू लिखते हैं, तो न्यू का मान दिया 800 हर्ट्ज, कार्य करता है तो प्रति सेकेंड, यानी टी का मान कितना लेना है 1 सेकेंड, यानी प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या क्या होगी, यानी हमें निकालना है एन का मान, यानी फोटोन की संख्या निकालना है। ठीक है, अब जब फोटोन की संख्या निकालना है, फोटोन की संख्या कैसे निकाल पाएंगे, तो फॉर्मूला पढ़ते लो, एन फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर NH न्यू। अब एन तभी निकलेगा जब एनर्जी पता हो, एच तो खैर पता होता है, प्लांक नियतांक है, न्यू पता हो, न्यू यानी आवृत्ति, तो आवृत्ति भी दिया है। ठीक है, अब चलिए एनर्जी का, इसमें कोई एनर्जी दिया है नहीं दिया है ना, तो यहाँ समय दिया 1 सेकंड में कितना एनर्जी होगा, तो 2 तरीका है, पावर दिया है, टाइम दिया है, एनर्जी निकाल सकते कैसे, तो पढ़े लोग P बराबर क्या होता है E/T, तो E का फॉर्मूला होगा P × T, ऐसे बना सकते हैं, या थोड़ा सोच लेंगे तो और जल्दी आ जाएगा। कैसे, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1000 और वाट को लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, इसका मतलब क्या होगा 1000 वाट शक्ति का मतलब होगा कि 1000 जूल पर सेकेंड, यानी 1 सेकंड में कितना एनर्जी होगा 1000 जूल, कितना होगा 1000 जूल, हमें कितना सेकंड में निकालना है 1 सेकंड में, यानी एनर्जी का मान कितना है 1000 जूल, यदि 2 सेकंड होता है तो कितना होता है 2000 जूल, 3 सेकंड तो 3000 जूल। ठीक है, तो इसमें 1 सेकंड में ही ना कम करना है, तो 1 सेकंड में एनर्जी का मान कितना आ गया 1000, यानी 1000, एन तो निकालना है तो रहेगा ही, एच का वैल्यू कितना होता है 6.63 10 टू पावर -34 इंटू न्यू का मान कितना दिया है 800, तो यहाँ लिख दिए 800, हमें निकालना है एन का मान, तो इस समीकरण को सॉल्व करें आंसर आ जाएगा। चलिए अब कैसे इसको सॉल्व करना है, तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नज़दीक है कि दूर है, तो इस ऑप्शन में दिया है 10 के पावर 21, यहाँ 10 के पावर 33, 10 के पावर 23, 10 के पावर 20, यानी देखिए पावर देखिए तो पावर वाला से ही काम हो सकता है, तो एकदम राउंडिंग ऑफ करके क्या करेंगे जल्दी से जल्दी आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन क्या है ज़्यादा दूर है, अब ये रहता है 10 के पावर 20 और किसी ऑप्शन रहता है 10 के पावर 20, सिर्फ इसको चेंज करता है तो थोड़ा बढ़िया सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो एन का मान निकालना है, तो फिलहाल देखिए 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ एन का मान निकालना है, तो इसको इधर बटा में कर देंगे, तो यहाँ कितना है पहले से 10, अब बटा में कितना हो जाएगा 6.63, ऐसा बताइए ये 6 हटाएंगे तो यहाँ पड़ेगा, यानी इसको लगभग 7 मान सकते हैं 7, तो 7 आ गया, इंटू 10 का पावर कितना है -34, और यहाँ पर क्या इंटू में 8 भी है ना, तो यहाँ पर इंटू में क्या होगा 8, देखिए इसे, तो इसको यहाँ पर ला दिए
इसको यहाँ पर ला दिए 10 के पावर माइनस 34 ला दिए, ठीक है। अब बताइए तो 10 वाला के हिसाब 10 के साथ कर दें तो माइनस ऊपर है तो प्लस हो जाएगा, तो 10 के पावर 1 है माइनस 34, तो कितना हो जाए 10 के पावर 35 इंटू में है कितना आएगा 7/56, 1/56, 1/56, ये किसका मान आ गया, एन का मान आ गया। अब बताइए तो 1/56 है ना, एक काम करो इसमें से 2 जीरो यहाँ डाल दे, तो 2 जीरो डाल देते हैं, 35 से कितना लिखना होगा 33, कितना लिखना होगा 33, तो 10 का पावर 33 हो जाएगा। ये कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग है, उसको मतलब ही नहीं है 10 का पावर 33 आ गया 10 का पावर 33। देखिए 10 का पावर 33 कहाँ दिया, इस ऑप्शन में दिया। एन ऑप्शन नंबर क्या देखिए और कहीं नहीं दिया, नहीं एन ऑप्शन नंबर 2 होगा तो 2 टिक कर दें। ओके, तो जब भी एग्जाम में ऐसा सवाल है इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन की आवश्यकता है तो ऑप्शन देख लेंगे, यदि ऑप्शन ज़्यादा दूर दूर दिया हो तो जल्दी से जल्दी आंसर तक पूछने की कोशिश करेंगे लोग, राउंडिंग ऑफ करके क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है बोर सिद्धांत लागू नहीं होता है। अच्छा बताइए बोर सिद्धांत किन पर लागू होता है, तो हम लोग पढ़े थे लोग एक इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु या आयन पर लागू होता है, यानी जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होगा उसी पर लागू होगा, तो बोल रहे लागू नहीं होता। ऑप्शन दिया हीलियम, तो हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसी पर लागू नहीं होता है। अब एक एक आगे तो ऑप्शन आगे भी देख लेते हैं लोग, कहीं ए और बी दोनों या इनमें से सभी, इस टाइप का ऑप्शन नहीं दिया। यदि किसी क्वेश्चन में रहता है कि ए और बी दोनों, ए और सी दोनों या इनमें से सभी, तो क्या करना होता है आगे भी चेक करना होता है, बट इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, यानी यही हो जाएगा आंसर। अगला चेक कर लेते हैं, कहते हैं Li+2, तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, +2 मैंने 2 निकल गया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। हीलियम में 2, एगो प्लस एन निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन परमाणु तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा 1, तो 1 टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी प्रथम कक्ष की त्रिज्या न्यूनतम होगी, पहली कक्षा की त्रिज्या न्यूनतम किसकी होगी। ओके, तो बताइए किसी परमाणु के nवीं कक्षा की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम पढ़े चलो Rn बराबर क्या होता है R0, R0 क्या है बोर त्रिज्या है, इंटू क्या होता है, इंटू होता है n² बाई जेड, जहाँ R0 क्या होता है बोर त्रिज्या होता है, इसका मान कितना होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। चलिए तो हमें इसमें देखिए क्या पूछा गया है, किसकी त्रिज्या न्यूनतम होगी, और प्रथम कक्षा यानी n का मान फिक्स कर दिया, तो n का मान 1, तो 1² 1 आएगा, तो यानी हमने ऐसे यहाँ देखिए क्या दिखाई दे रहा है Rn जो है, यदि n का मान फिक्स कर दिया तो R0 तो फिक्स होता है, ये भी फिक्स हो गया, तो Z पे कैसे डिपेंड कर रहा है, व्युत्क्रमणपाती है, यानी परमाणु संख्या बढ़ने से त्रिज्या क्या होती है घटती है। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं सर क्यों घटती है, तो फॉर्मूला से तो दिखाई दे रहा है कि जब Z का मान बढ़ेगा तो त्रिज्या घटेगा, सिंपल सी बात, ठीक है। नहीं तो आप सोचिए एक ही इलेक्ट्रॉन रखना है, जैसे मान लीजिए बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु, 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इसमें कितना होता है 1 प्रोटॉन होता है। ओके, मान लीजिए हीलियम की बात करें तो हीलियम में कितना प्रोटॉन 2 प्रोटॉन। अब He+ की बात कर रहे हैं, He+ माने इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब बताइए इसका मान ज़्यादा होगा, इसका मान ज़्यादा होगा, तो इसमें जो 2 प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा बल से खींचेंगे इसके तुलना में। यहाँ पर जो स्थिर वैद्युत बल लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, यहाँ पर कम होगा यहाँ ज़्यादा होगा, और परमाणु संख्या बढ़ेगा, मान लीजिए 3 होगा तो और ज़्यादा खींचेगा, तो जितना ज़्यादा खींचेगा उतना ही नज़दीक आएगा, जब नज़दीक आएगा तो त्रिज्या घटेगी बढ़ेगा, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि परमाणु संख्या बढ़ेगा तो नाभिक आवेश बढ़ेगा, और नाभिक आवेश बढ़ेगा तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन का खिंचाव ज़्यादा होगा, तो इसलिए वहाँ त्रिज्या क्या होगा घट जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है, त्रिज्या न्यूनतम होगी, न्यूनतम यानी हमको ये चाहिए न्यूनतम यानी कम, तो ये कम कब होगा जब Z का मान अधिक हो, ये न्यूनतम जब Z का मान अधिकतम, तो देखते हैं किसका Z यानी किसका परमाणु संख्या अधिक है। तो यदि हाइड्रोजन परमाणु संख्या होता है 1 ट्राइटियम, तो हाइड्रोजन जो होता है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पढ़े हैं लोग, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, ठीक है, तो वही ट्राइटियम दिया है, तो यानी ये भी क्या है इसका भी परमाणु संख्या 1 ही ना होगा, तो इसका भी परमाणु संख्या 1 है, Z का मान 1, इसका भी Z का मान 1 दिया। त्रिआयनिक बेरिलियम यानी Be, त्रिआयनिक 3+, तो बेरिलियम का परमाणु संख्या 4 होता है, 4 लिख देंगे। द्विआयनिक हीलियम यानी He2+ का बात कर रहे हैं। ओके, तो इसका कितना होता है Z= होता है 2, Z= कितना होता है 2, तो बताइए किसका त्रिज्या न्यूनतम हो, इससे Z ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किसका, इसी का है ना, ऑप्शन नंबर 3 होगा, तो 3 टिक कर देंगे। ओके चलिए, और इसमें तो कोई त्रिज्या का बात नहीं होगा। He2+ माने क्या हुआ, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों निकल गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन दिया है कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा इतने, ऐसे में इसको हटाते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितना है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। तो द्विआयनित लिथियम आयन की मूल अवस्था में ऊर्जा क्या होगी, यदि ये डेटा नहीं भी दिया रहता, नहीं भी दिया होता तो भी आप बना लेते, क्योंकि ये तो याद रहता है हाइड्रोजन परमाणु के पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितना होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आयनन ऊर्जा माने इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकालना है, तो निकालना ही नहीं, उसका ऊर्जा 0 करना है, यानी अनंत में भेजना है। तो बताइए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस हम कितना एनर्जी देंगे, किसका एनर्जी माने कुल एनर्जी 0 हो जाएगा, तो +13.6 देना होगा, तो वही तो यहाँ पर लिखा गया है
चलिए देखते हैं सवाल में क्या पूछा गया है। द्विआयनित लिथियम यानी Li2+ का बात कर रहे हैं, ठीक है। आयन की मूल अवस्था में, मूल अवस्था यानी n बराबर 1 होता है। क्या होता है? n बराबर 1 में ऊर्जा क्या होगी? सिंपल सी बात है, हमें निकालना है E1 का मान। तो En का फॉर्मूला क्या था? En का फॉर्मूला ये होता है, पढ़े चलो याद है, -RH इंटू क्या होता है, Z/n का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए माइनस है तो माइनस, RH का वैल्यू क्या होता है? तो हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में ऊर्जा यानी 13.6, तो 13.6 इंटू Z का मान, और ये जो 13.6 किस मात्रक में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। यदि ऑप्शन जूल में रहता तो जूल वाला रखते हैं, ठीक है। नहीं तो यदि याद है जूल वाले वैल्यू 2.18 × 10⁻18 होता है ना, नहीं याद है क्या करेंगे? इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है Z, तो Z का मान क्या होता है? देखिए तो कौन सा? लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम कितना होता है? 3, ये लिख दिए 3। अब बटा में n, मूल अवस्था यानी n का मान 1 तो 1 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो कितना गया? -13.6 इंटू 3 का स्क्वायर है 9, गुणा कर दें कितना है? 9 × 54 4 8 3 5 27 5 32 2 3 9 3 12, 0.1 अंक पहले हैं, 1 लगा देंगे, यानी माइनस ये गया, यानी कितना गया? -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहीं दिया है। ऑप्शन नंबर 3 में टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 टिक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 दिया यहाँ पर, Li+2 आयन की सेकेंड उत्तेजित अवस्था से। सेकेंड उत्तेजित अवस्था क्या होता है बताया गया था क्लास में। सेकेंड उत्तेजित अवस्था में क्या होगा? n का मान 3, यानी तीसरी कक्षा की बात कर रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है n बराबर 3, अवस्था की त्रिज्या क्या होगी? सिंपल है, तीसरी कक्षा की त्रिज्या पूछा गया है। तो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है Rn बराबर 0.529 इंटू n²/z, ओके। और ये किस में होता है? ये होता है एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। हमें कौन कक्षा का निकालना है? n बराबर 3 है, तीसरा कक्षा का। तो R3 का मान निकालना है, कितना? 0.529 इंटू n का मान, n तीसरा है तो 3 का स्क्वायर 9, अब बटा में z, बटा में क्या है? z। देखिए तो z का मान कितना है? z का मान लिथियम है ना, तो लिथियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 3 होता है, यहाँ लिख देंगे 3। यहाँ एंगस्ट्रॉम है तो एंगस्ट्रॉम में 3 तरीके कितना है? 9, यानी 0.529 का 3 होगा तो कितना होगा? 9 3 27 के 7 2 3 6 2 8 5 3 15, यानी 1.587 एंगस्ट्रॉम, 1.58। अच्छा बताइए 1.58, यदि 7 को हटाएंगे तो 5 से बढ़ाते हैं 8 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं राउंडिंग ऑफ होगा 1.59, तो लगभग होगा कि 1.59। ऑप्शन नंबर क्या है? 2, तो 2 टिक कर देगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 दिया यहाँ पर, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की द्वितीय पृथक्करण ऊर्जा होगी। 1 मिनट, देखिए द्वितीय पृथक्करण ऊर्जा, इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो एक्चुअली तो ये तो हम लोग सेकेंड लेसन में नहीं पढ़े हैं लोग, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे लोग, पर देख लेते हैं इसका मतलब समझिए। आज समझिए हम आपसे ऐसे बोलें कि आयरन का द्वितीय आयनन ऊर्जा, तो द्वितीय आयनन बोले या द्वितीय पृथक्करण बोले, दोनों का मतलब क्या हुआ? सेम हुआ, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं आयरन की बात करते हैं, ठीक है। आयरन को आयनित करना यानी एक इलेक्ट्रॉन निकलना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आयरन है, जब ए इलेक्ट्रॉन निकालता तो बन जाएगा Fe+, क्या बन जाएगा? Fe+। अब इस प्रोसेस में क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, तो क्या प्रोसेस ऐसे ही हो जाएगा, उस एनर्जी देना होगा ना। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो जो उस समय एनर्जी देते हैं उस समय बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी 1, आयोनाइजेशन पोटेंशियल 1। तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 बोलिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलिए, हालांकि इसके बारे में पढ़ेंगे लोग, ठीक है। चलिए एनर्जी लिखते हैं, ये हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी 1। और 2 का मतलब क्या हुआ? अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन किससे निकालेंगे? इससे निकालेंगे। ये इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या बन गया? Fe+। और फिर अभी यहाँ से हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले प्लस एक और निकालेंगे तो क्या होगा? 2+ हो जाएगा, और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। इस स्थिति में जो एनर्जी देना होगा ना, वो क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी 2, आयोनाइजेशन एनर्जी 2। तो इसमें बोला गया है कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन के, अब बताइए हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है, उसको निकाल दे, तो फिर दूसरा निकालने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं ना बचा, तो क्वेश्चन थोड़ा वैलिड नहीं है, ठीक है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि हाइड्रोजन परमाणु में दूसरे कक्षा में एनर्जी क्या होगा, तो मान लीजिए इसी क्वेश्चन में रहता है चाहे दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसे अनंत में भेजना है तो कितना एनर्जी लगेगा। इस टाइप क्वेश्चन रहता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाता है, 3, ठीक है। ये पढ़ते हैं ना दूसरा कक्षा में एनर्जी कैसे निकालते हैं लोग। तो हाइड्रोजन परमाणु है, हालांकि आपको याद होगा -13.6 इंटू क्या था? Z/n²। तो Z का मान 1, अब बटा में n का मान कितना होगा? दूसरे के लिए 2, अब पूरा का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 बटा 4 करेंगे कितना है? इतना आ जाएगा, ठीक है। बट ये क्वेश्चन वैलिड नहीं है, इसलिए इसको क्या करते हैं? स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, He+ आयन में इलेक्ट्रॉन जब मूल अवस्था से थर्ड उत्तेजित अवस्था, ध्यान देंगे
मूल अवस्था माने n बराबर 1 से कहाँ जाता है थर्ड उत्तेजित अवस्था यानी n बराबर 4। तीसरा उत्तेजित अवस्था क्या होता है 4 होता है, n बराबर 4 होता है, ठीक है। जाता है तो ऊर्जा आवश्यक मान होगा, अच्छा ऊर्जा का आवश्यक मान होगा। फिर ध्यान सुनिए सवाल कहते हैं यहाँ पर, तो पहली कक्षा तो चौथी कक्षा में जा रहा है, तो इस प्रोसेस के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा। हम पढ़े थे ना, जब कोई इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा से आंतरिक कक्षा में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, लेकिन जब आंतरिक से बाह्य आता है तो ऊर्जा देना पड़ता है, यानी ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो कितना ऊर्जा की आवश्यकता होगी इस प्रोसेस के लिए, तो सिंपल है, जितना इन दोनों कक्षा में ऊर्जा का अंतर होगा उतना ही आवश्यकता होगा। तो यानी इस प्रोसेस के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना होगा चौथी कक्षा की ऊर्जा माइनस पहली कक्षा की ऊर्जा, इसका मान निकालना होगा, ये होगा डेल्टा ई। चलिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चौथी कक्षा की ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा, कौन परमाणु दिया यहाँ पर, हीलियम परमाणु दिया, तो इसलिए जेड का मान क्या होता है 2 होता है। चलिए ठीक है सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है माइनस RH इंटू जेड बाई एन का होल स्क्वायर, चलिए तो जेड बाई एन, तो जेड का मान कितना होगा, तो जेड का मान होगा हीलियम है तो 2 अब बटा एन का मान क्या है 4, तो यहाँ 4 स्क्वायर कर देंगे माइनस, यह माइनस इसके बदले है, और फिर E1 लिखे तो इसका क्या आएगा माइनस RH इंटू जेड का मान क्या है, जेड का मान तो 2 ही होगा 2 अब बटा एन का मान है 1 तो 1 का स्क्वायर, इसी को सॉल्व कर देंगे कितना आएगा यहाँ पर, यह आ गया माइनस RH इंटू 2 का स्क्वायर, एक तो कट जाएगा तो 1/2 स्क्वायर हो जाए तो 1/4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस RH, यहाँ कितना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। RH कॉमन ले लें तो RH कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस वाला टर्म लिखते हैं तो यहाँ 4 हो जाएगा, और फिर माइनस वाला में क्या है 1/4 तो माइनस 1/4, तो ये लगभग कितना आ गया यहाँ पर, ये 4 16 में से गया 15/4 इंटू RH। अब अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है ना, तो RH का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व कर लेंगे देखते हैं कितना, देखिए तो कितना गया 4 3 12 1 4 2 16, ये 15 गुणा करता है 15 चौका 0.5 6 45 45 6 51 यानी 51.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा 3, तो 3 ठीक कर देंगे। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्न में से कौन से संक्रमण में तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होगी। अच्छा तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होगा, अब इसके लिए क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। तो हालांकि आप फॉर्मूला बना सकते हैं और नहीं तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो एक फॉर्मूला तो जो पढ़े थे लोग 1/λ यानी न्यू बार बराबर क्या था RH इंटू 1/, बताइए यहाँ पर क्या था NI। एक पढ़े से ऐसा, जब कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ से बाह्य कक्षा से आंतरिक कक्षा में आता है, बाह्य कक्षा से आंतरिक कक्षा, तो शुरू होता है बाह्य कक्षा में, तो NI को हमने क्या माना था बाह्य कक्षा जहाँ शुरू हो रहा है, और NF को क्या माना फाइनल यानी आंतरिक कक्षा, आंतरिक कक्षा। तो इस फॉर्मूला में यहाँ क्या था NF था कि NI था, बहुत लोग इसमें भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा सोच सकते हैं कैसे। अब देखिए हम चाहते हैं पूरा टर्म पॉजिटिव है, क्या लेमडा क्या है, लेमडा एक तरंगदैर्ध्य है, ये पूरा टर्म पॉजिटिव कब होगा जब यहाँ माइनस करना है। देखिए ये तो कंफर्म, यहाँ पे यदि NF होगा तो यहाँ पर NI होगा, यहाँ पे NI तो यहाँ पे NF, इसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होती है, इसलिए उनको थोड़ा बता दें। और ये टर्म पॉजिटिव कब होगा जब यहाँ वाला बड़ा रहे यहाँ वाला छोटा रहे, तो ये बड़ा कब होगा जब नीचे वाला छोटा रहे, तो यहाँ छोटा छोटा माने आंतरिक कक्षा, तो आंतरिक कक्षा कौन है F है ना, तो यहाँ NF रहेगा और यहाँ क्या रहेगा NI रहेगा। ठीक है चलिए अब इसे को सॉल्व करते हैं पता लग जाएगा। तो ये किसका माना गया 1/λ का माना गया, लेकिन हमें क्या बताना है तरंगदैर्ध्य न्यूनतम कब होगा। तो एक काम करते हैं तो 1/λ दिया है तो थोड़ा सोचने में ज़्यादा दिक्कत हो, इसलिए डायरेक्टली लेमडा के रूप में बता देता है। तो इसको हमेशा लिख सकते हैं 1/λ इक्वल टू यहाँ क्या है देखिए तो RH, और यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आएगा NF NI, और यहाँ पर जाएगा NI माइनस NF। ओके चलिए इसको उल्टा कर दे क्या हो जाएगा यहाँ पर लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको उल्टा कर दे क्या होगा NF NI, एक मिनट और जो बटा में उसको ऊपर भेज देना होगा ना, तो ये हो जाएगा NF NI, अब बटा में कितना हो जाएगा RH इंटू NI माइनस NF। ओके चलिए इतना आ गया, और ये RH सबके लिए तो कांस्टेंट रहेगा ना, RH तो फिक्स है, तो इस एक मिनट RH नहीं था यहाँ पर R था, रीडवर स्थिरांक 10 का पावर -7, ठीक है पर लिखता है R, यहाँ पर क्या होगा R, हालांकि इसे कोई खास असर नहीं होगा। चलिए किसका मानेंगे लेमडा का मानेंगे। अब बताइए हमें क्या बताना है लेमडा न्यूनतम, तो न्यूनतम किस पे होगा चेक कर लेते हैं सब सॉल्व करके। इस R से हमें कोई मतलब नहीं है, सब में तो R आएगा ना R, तो तुलना ही ना करना है तो इसकी बात नहीं करते, सिर्फ इतना हल करते हैं, इसका मान सबसे कम जिसके लिए आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए तो यह बोल रहा है कि 6 से 4 यानी इनिशिएट कहाँ से हुआ 6वीं कक्षा से, अब फाइनल कहाँ पाया चौथी कक्षा में। तो NI का मान दिया 6, NF का मान दिया 4, रखते हैं यहाँ पर NI का मान 6 NF का मान 4, तो 6 चौका 24। अब बटन कितना लेंगे इसका अंतर, तो अंतर कितना आएगा 2, तो 2 यानी कितना आ गया
12 आ गया। तो इसके लिए कितना आ गया 12, काची का मान, लेमडा का मान 12। हालांकि एग्जैक्ट मान नहीं है, मतलब तुलना करना है किससे कम ज़्यादा है तो तुलना कर लेंगे। अब इसकी बात करते हैं 4 2, यहाँ रखिए तो 4 दूना 8, तो 8 अब बट्टा में 4 2 का अंतर 2, ये कितना रहा है 4, तो इसके लिए आ रहा है 4। यहाँ देखिए तो 3 से 1, यहाँ देखिए तो 3 एकम 3, अब बट्टा में 3 का अंतर कितना है 2, यानी 3/2, तो ये रहा है 3/2। यहाँ देखिए तो 2 एकम 2, अब बट्टा में अंतर कितना है 1 यानी 2 आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगा। देखिए यहाँ पर 12 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, तो 12 से छोटा 4, तो ये तो कैंसिल हो गया। 4 से छोटा 2 होता है तो, और 2 से छोटा 3/2 मतलब 1.5, तो सबसे कम कौन है 1.5 पेन है, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन तीसरे से पहली कक्षा में आएगी तो इन सभी की तुलना में क्या होगा, तरंग दैर्ध्य कम होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 दिया यहाँ पर, जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 से n बराबर 1 अवस्था में आता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या क्या होगी। हालांकि इसे हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़े थे लोग, फॉर्मूला भी बनाना सीखे थे लोग। ठीक है, चलिए फॉर्मूला से ही बना लेते हैं लोग। तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या निकालना है, तो क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1/2, जहाँ डेल्टा n क्या है कक्षाओं का अंतर, तो 4 और 1 का अंतर कितना है 3, तो यहाँ 3, यहाँ 3 रखे तो 3 1 4, अब बटा में 2, तो कितना गया 3 दूना 6, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा 2, तो 2 टिकल। सर हम फॉर्मूला भूल गए, तो भूल गए तो कैसे निकालेंगे, देखिए तो कहाँ चौथी कक्षा पहली कक्षा, ये मान लेते हैं n बराबर 1 है, तो क्या होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, और चौथी कक्षा से पहली कक्षा में आता है इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे आ सकता है, होता है सीधे चौथा से पहला में आ जाए, हो सकता है चौथा से दूसरा में तब दूसरा से पहला में, चाहे चौथा से तीसरा तब तीसरा से दूसरा में, हो तो चौथा से किस में आए दूसरा में, दूसरा से फिर चौथा से तीसरा, तीसरा से दूसरा, दूसरा से पहला, ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटी बनेंगे ना। तो कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है, देखिए तो देखिए एक ये हो सकता है, 2 3 हुआ ये वाला हो सकता है। यहाँ पर देखिए तो देखिए काउंट कीजिए कितना रहा है, देखिए तो यहाँ कितना रहा है 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो टोटल कितना हुआ 3 2 5 1 6। आप ऐसे काउंट करके बना सकते हैं, या एपी पढ़े ना, एपी के रूप में बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आसान था तो जोड़ना आसान है। मान लीजिए बोलता है कि 20वीं कक्षा से तीसरी कक्षा में आ रहा है, उस समय आपको एपी का यूज़ करना होता है। हालांकि फॉर्मूला भी इसी कॉन्सेप्ट से बना है। ठीक है, कैसे, देखिए 4 और 1 का अंतर कितना है 3, तो बताइए लगातार 3 प्राकृतिक संख्याओं का जोगफल क्या होगा। तो मान आपसे बोले लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का जोगफल, तो पढ़े लो n इंटू n प्लस 1/2। नहीं पता है तो एपी से निकाल सकते हैं 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक n तक जोड़ना है, तो एपी के n पदों का जोगफल SN का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और ये वाला आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे चाहे उसे बना सकते हैं, बट उचित रहेगा कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 दिया यहाँ पर, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ओके, चलिए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़े थे लोग, तो बोले डेल्टा x इंटू डेल्टा पी का मान h/4π से बड़ा या बराबर होता है, ये तो सही है। ओके, डेल्टा x इंटू डेल्टा पी h/4πm, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 2 क्या है गलत है। कहीं इसमें कहीं नहीं लिखा इनमें सभी एक होगी। हालांकि हम लोग पढ़े भी थे लोग, ये भी फॉर्मूला निकाले थे, याद कीजिए लोग, ये भी सही है। कैसे निकालते हैं तो खैर उसको बताया था, ये तो और आसान है। कैसे, डेल्टा x इंटू डेल्टा पी को हम लिख सकते हैं m इंटू डेल्टा भी, अब बराबर कितना है, बराबर नहीं, ग्रेटर एन इक्वल टू क्या है h/4π। तो यहाँ से डेल्टा x इंटू डेल्टा भी कितना आ गया h बाई, यहाँ पर m इधर भेज सकते हैं तो 4πm, यानी ये वाला ऑप्शन आ गया। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी केस याद किए थे, कैसे निकाले थे लोग ये केस, ये भी थोड़ा देख लेते हैं लोग। देखिए ये तो हम जानते हैं कि डेल्टा x इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है h/4π। ओके, अब हमें एनर्जी वाला टर्म लाना है, तो एनर्जी वाला टर्म कब आएगा, एनर्जी यानी कार्य, तो कार्य वाला टर्म कब आएगा, तो पढ़े लो ना, बॉल इंटू विस्थापन, बॉल इंटू विस्थापन क्या होता है, बल गुणे विस्थापन क्या होता है, कार्य होता है, कार्य यानी ऊर्जा होता है। ठीक है, अब इसमें विस्थापन वाला टर्म है डेल्टा x है, फोर्स आएगा तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो फोर्स कैसे निकालेंगे, तो संवेग दिया है, तो न्यूटन का गति का द्वितीय नियम में क्या पढ़े हैं, संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। अब इसमें बटा डेल्टा टी करते बल बन जाएगा, तो डेल्टा टी के हैं तो इंटू डेल्टा टी करते हैं, देखिए तो फिर ये डेल्टा डी डेल्टा कैंसिल होकर आ जाएगा। ठीक है, अब तो इसके बदले हम क्या ले सकते हैं, इसके बदले हम ले सकते हैं एफ, यहाँ क्या है डेल्टा एक्स और यहाँ क्या डेल्टा टी, और बॉल इंटू विस्थापन ये दोनों मिलकर हो जाएगा, एनर्जी का टर्म आ जाएगा, तो यानी ई इंटू डेल्टा टी बन जाएगा। यहाँ पर जो है सो रहेगा h/4π, दिखाई दे रहा है यहाँ पर डेल्टा इंटू डेल्टा टी, इसको इतना आ गया। ठीक है, ये सब सोच सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा 2 टी का। अगला क्वेश्चन, यदि एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को 4 गुना कर दिया जाए तो डी ब्रोगली तरंग से संबंधित उसकी तरंग दैर्ध्य होनी चाहिए। अब डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का बात किया है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो लेमडा इक्वल टू h/p।
ठीक है। बट यहाँ पी का बात नहीं किया है, किसका बात किया है, इसमें क्या बोला गया, गतिज ऊर्जा को 4 गुना करना है तो तरंग दैर्ध्य कितना गुना होगा। तो इसमें कोई गतिज ऊर्जा वाला टर्म है नहीं ना, तो गतिज ऊर्जा वाला टर्म लाएंगे कैसे, चलिए तो बताइए कभी ऐसा पढ़े लोग काइनेटिक एनर्जी, चलिए ई मान लेते हैं सिर्फ ई क्या है, गतिज ऊर्जा है, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv²। लेकिन इसमें तो पी दिया है तो क्या इसको हमेशा लिख सकते हैं p²/m, ये भी फॉर्मूला होता नहीं, तब इसको बना भी सकते हैं। अब बताइए हमें किसका जरूरत है, पी का जरूरत है, तो यहाँ से पी का मान क्या लिखेंगे, तो इधर इसको मल्टीप्लाई कर देते, 2me बराबर आ गया p², तो p का मान कितना आ गया, स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर h/√2me, ये किसका मान आ गया, लेमडा का मान आ गया, लेमडा का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या बात किया गया है, गतिज ऊर्जा 4 गुना, यानी इस ये वाला जो टर्म है इसको हमें करना है 4 गुना। तो अब देखिए इस एनर्जी वाले टर्म को चेंज करने से द्रव्यमान पोस्टर होगा, नहीं होगा। एच भी क्या है, कांस्टेंट है, यानी इसके अलावा सभी चीज़ कांस्टेंट है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं और इसके अनुसार ही ये चेंज होगा, ऐसा नहीं कि इसके चेंज होने से अन्य चीज़ प्रभावित होंगे। अब बताइए इसको 4 गुना करना है, तो एक टर्म का है नीचे के ऊपर, नीचे है इसको 1/√, रूट में है तो रूट लिख दिए, कितना गुना करना है 4 गुना, तो कितना हो जाएगा 1/√4 का मान 2, यानी 1/2 गुना, ये वाला पूरा क्या हो जाएगा 1/2 गुना, 1/2 गुना माने आधा हो जाएगा। तो कहीं ऑप्शन में दिया है आधा गुना, ऑप्शन नंबर 3 में, टिक करेंगे ऑप्शन नंबर 3 टिक करेंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 दिया यहाँ पर, डी ब्रोगली तरंग का वेग दिया जाता है। अच्छा फिर उसी टाइप का सवाल आ गया, तो डी ब्रोगली तरंग, तो तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा बराबर h/p या m भी लिख सकते हैं। हमें जरूरत है वेग का, v का जरूरत है, तो v इधर कर देते, कितना हो जाएगा h/m लेमडा, तो h/m लेमडा कहीं दिया है h/m लेमडा, अच्छा यानी ऑन टर्म में दिया है, ओके कोई बात नहीं। अच्छा न्यू के टर्म में दिया है, चेक कर लेते हैं, तो ये देखिए कितना गया h/m। अब इस लेमडा को क्या ले सकते हैं, तो पढ़े लोग न्यू बराबर c/लेमडा, तो एक्चुअली होता है v/c, न्यू इक्वल टू c/लेमडा होता है ना, जहाँ v क्या होता है, वेग होता है। सर यहाँ पे v क्यों ले रहे हैं, यानी लिखिए क्या लिखा है, डी ब्रोगली तरंग का वेग। अब डी ब्रोगली तरंग का वेग को जरूरी है कि उस निर्वात में चाल के बराबर होगा, वो तो वेग कुछ और भी तो हो सकता है, इसलिए यहाँ पे भी लिया है। अब यहाँ से बताइए हम यहाँ से लेमडा को क्या ले सकते हैं, लेमडा को v/न्यू, तो जहाँ लेमडा क्या ले सकते हैं v/न्यू, तो न्यू ऊपर आ जाएगा, यानी h/न्यू/m भी, जहाँ v क्या है, वेग है। अच्छा यहाँ पे c लिखा है, तो c यानी वेग c होता है, तो यहाँ पर c, तो m × c ऊपर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो 2, तो 2 टिक करो। ओके चलिए देखिए, तो ये दोनों ऑप्शन देखिए ध्यान से, h/न्यू तो h/न्यू, नीचे m है तो m, यहाँ पर क्या है c क्या है, वेग है, तो यहाँ पे v क्या है, वेग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 होता है, 2 टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, n बराबर 4 तथा l बराबर 1 वाले कक्षक का प्रदेश, सिंपल है, n का मान दिया है 4, l बराबर 1, तो s के लिए क्या होता है 0, l का मान p के लिए 1, तो 1 किसके लिए, p के लिए, तो 4p होगा, तो 4p कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो 4 टिक कर दो। अगला क्वेश्चन, m कोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, तो पढ़े लोग k l m n, k में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 2, l में कितने होते हैं 8, m में 18, n में 32, तो m में अधिकतम कितने होगा 18, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो 2, तो 2 टिक कर दो। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, एक परमाणु के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखा है, और एक मिनट, हाँ एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन रखा है, एम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में भी 8 इलेक्ट्रॉन रखा है, तत्वों में p इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब बताना है p ऑर्बिटल वाले कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 2 तरीका है, एक तो आप ऐसे सोच सकते हैं, पहली कक्षा में क्या होता है ओनली s होता है, दूसरा में क्या होता है s भी होता है और p भी होता है, और तीसरा में क्या होता है s भी होता है, p भी होता है, d भी होता है, ठीक है। चलिए ऐसे सोचते हैं, तो ये तो दोनों इलेक्ट्रॉन s का है, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन तो 2 गई हुआ, 6 गई हुआ, 6 2 कितना हो गया 8, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन तो 2 गए यहाँ पर, तो 6 गए यहाँ पर। अब तो p में को है, तो यहाँ पे एक p है और यहाँ p, और कहीं p नहीं, तो 6 कितना गया 12, 12 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा 3, तो 3 टिक कर। एक तरीका ये था, एक और तरीका क्या हो सकता है, आप सोचिए 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 18, तो 18 किसका परमाणु संख्या है, आर्गन का है, तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए, तो ऐसा लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देखिए तो 18 हो गया, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18। अब p क्या देखना है, तो यहाँ पर p है और यहाँ पर p है, तो 6 6 कितना गया 12, ऑप्शन नंबर क्या होगा 3, तो 3 टिक कर दें। जैसे आप सोचना चाहे उसे सोच सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 नंबर सवाल दिया यहाँ पर, एक परमाणु में ऐसे अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी
जिनकी क्वांटम संख्या n बराबर 3 और l बराबर 2 है। ध्यान दीजिए, n बराबर 3 n 3 हो गया, l भी दे दिया 2, तो 2 मैंने क्या हुआ s p d, d हुआ, तो यहाँ d लिखते हैं कैसे, s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, तो l का मान दिया है 2, तो 2 यानी d है, तो 3d दिया है, तो बोल रहा है इसमें कि 3d जिनकी क्वांटम संख्या क्या है, n बराबर 3 l बराबर 2 है, तो बोला गया इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या, तो बताइए d है ना, तो d में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, तो d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हुआ 3, तो 3 टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, n बराबर 3 में कक्षकों की संख्या क्या होगी, तो बताइए nवीं कक्षा में कक्षकों की संख्या क्या होती है, तो n स्क्वायर पढ़े थे लोग, तो तीसरी कक्षा में तो 3 का स्क्वायर है 9, 9 हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हुआ 3, तो 3 टिक कर। एक ही हो गया जो हम पॉइंट्स पढ़े थे उसके आधार पर बता दिए, बट नहीं पढ़े तो क्या करेंगे, तो सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, देखिए n बराबर 1 पहली कक्षा, तो पहली कक्षा में क्या होता है, ओनली s होता है, k में क्या होता है s, l में क्या होता है s भी होता है और p भी होता है, m में क्या होता है s भी होता है, p भी होता है, d भी होता है, और यहाँ किसका बात किया है, तीसरी कक्षा की, यानी इसका बात किया। अब तो s में कितने ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल, p में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, d में कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, देखिए तो यहाँ 1, यहाँ पर 3, यहाँ कितना आ गया 5, तो 5 3 8 1 9, तो कितना आ गया, m में कुल कितने आ गए 9 ऑर्बिटल, यानी कितने कक्षक आ गए 9, यानी ऑप्शन नंबर क्या हुआ 3, 3 टिक कर देंगे, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 दिया है, इलेक्ट्रॉन संक्रमण में परमाणु निम्न का उत्सर्जन नहीं करता है, तो इलेक्ट्रॉन का जब संक्रमण होता है बाह्य कक्षा से आंतरिक कक्षा में आता है तो किसका उत्सर्जन नहीं होता है, ठीक है, तो पढ़े थे ना, लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फून, हम्फ्रीज, ये सब श्रेणियाँ प्राप्त होती है, तो लाइमन किस में पड़ता है, पराबैंगनी किरण में यानी अल्ट्रावायलेट में पड़ता है, बामर दृश्य क्षेत्र में पड़ता है, तो इस तरह सब पढ़े थे लोग, देखते हैं इसमें क्या दिया, तो बोल रहा है कि उनमें कौन सा चीज़ इसमें नहीं है, दृश्य प्रकाश तो आता है, गामा किरण, गामा किरण किसी में नहीं था, ये नहीं आता है, इसका उत्सर्जन नहीं होता, ऑप्शन नंबर क्या हो 2, तो 2 टिक करो, औरक किरणें भी थी, पराबैंगनी किरणें भी थी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो 2, तो 2 टिक करो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, Li+2 के लिए R2 अनुपात R5 त्रिज्या अनुपात क्या होगा, सिंपल, अच्छा R2 मैंने दूसरी कक्षा की त्रिज्या, R5 मैंने 5वीं कक्षा की त्रिज्या, ठीक है, तो जब भी अनुपात निकालना है तो ये नहीं कि अलग अलग निकाल कर लगा भाग करेंगे, इसी पर डिग्री फिटेंगे, ठीक है। अब बताइए हमें निकालना है R2/R5, Rn का फॉर्मूला क्या होता है, तो Rn का फॉर्मूला होता है R0 इंटू n²/z, ठीक है। अब बताइए लिथियम परमाणु फिक्स हो गया, इसी का ना दोनों निकलना है, तो इसमें बताइए कौन कौन चीज़ कांस्टेंट रहेगा लिथियम के लिए, जेड कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट वाला टर्म से हमें मतलब नहीं, इसमें ऐसा लिख सकते हैं Rn प्रोपोर्शनल टू n², तो सिंपल है 2 निकालना है, तो n का मान 2, तो 2 का स्क्वायर 4, अब बटा में 5वीं कक्षा त्रिज्या, तो n का मान 5, तो 5 का स्क्वायर 25, यानी आएगा 4:25, कहीं दिया 4:25, ऑप्शन नंबर 2 में टिक करो, ऑप्शन नंबर 2 टिक करो। ओके, अगला क्वेश्चन, परमाणु जो कि सम न्यूट्रॉनिक यानी न्यूट्रॉन की संख्या समान है, अब देखिए न्यूट्रॉन से कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, तो 14 में 6 गया 8, 15 में 7 गया 8, 17 में से 9 गया 8, तो क्या है सम न्यूट्रॉनिक है जी, ऑप्शन नंबर 1 आ गया, तो 1 टिक कर दो। ये भी चेक कर लेते हैं, 12 में 6 गया 6, 14 में 7 गया 7, क्या सम न्यूट्रॉनिक है, नहीं है, देखिए तो यहाँ पर कितना आ गया 8, यहाँ कितना गया 7, ये भी नहीं है, ये देखिए तो ये कितना आ गया यहाँ पर, देखिए ऐसे भी देखिए दोनों सेम है, ये अलग अलग है, घटाने से क्या बराबर है, ये नहीं आएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या आएगा 1, तो 1 टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 दिया यहाँ पर, Be3+ की तृतीय उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, अच्छा तृतीय उत्तेजित अवस्था का मतलब क्या होगा, n बराबर 4, यानी चौथी कक्षा में क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना है। अब बताइए इलेक्ट्रॉन के वेग यानी nवें कक्षा में वेग यानी Vn, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है, उधर 2.18 10⁶ इंटू क्या होता है Z/n, ये किस में आता है, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अब देखते हैं किसका निकालना है, Be का, बेरिलियम, तो बेरिलियम का परमाणु संख्या क्या होता है, और कौन कक्षा में निकालना है, चौथी कक्षा, यानी n का मान 4 लिखे, तो यहाँ 4 आ गया, z का मान कितना होगा 4, तो यहाँ 4, तो 4 4 कट गया, तो कितना आएगा 2.18 10⁶ मीटर पर सेकेंड, तो 2.18, एक मिनट इसमें तो बटा ये तो होगा नहीं 1 और 2, तो 2.18 10⁶ यहाँ दिया है किलोमीटर पर सेकेंड, ये नहीं होगा, एक मिनट, हाँ राइट, ध्यान देगा मीटर पर सेकेंड है ना, लेकिन ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है किलोमीटर, बहुत हबड़ा की टिक करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 2.188 10⁻³ किलोमीटर पर सेकेंड, ये सही है, कैसे देखिए इस ऐसा बताइए इतना मीटर है, इसको किलोमीटर में बदलिए, तो मीटर किलोमीटर में कैसे बदलते हैं, 1000 भाग करते हैं, इधर में 10 के पावर 3 से भाग करते कितना जाएगा, 10 के पावर 3, ये हो जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड, इन ऑप्शन नंबर क्या हुआ डी, तो डी टी कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 76 देते हैं। तो क्या दिया यहाँ पर, द्रव्यमान एम ओ एम के पिंड एक भारहीन डोरी द्वारा बंधे हुए हैं तथा एक बल एफ द्वारा घर्षण रहित तल पर खींचे जाते हैं, डोरी में तनाव होगा। हमें क्या निकालना है कि डोरी में कितना तनाव होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे देखिए इसका क्या बताए थे, पढ़े थे लोग। तो सबसे आगे प्रत्येक ब्लॉक का एफडी बनाएंगे, एफडी बनाने के बाद समीकरण बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट ऐसे कंडीशन में आप जल्दी भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। कैसे, याद कीजिए। हमें क्या निकालना है, डोरी में तनाव। अच्छा बताइए, तनाव निकालना है तो ये जो, अच्छा बताइए ये जो एफ बॉल है किसको खींच रहा है, ये दोनों बॉलों को खींच रहा है। ये जो टी है किसको खींच रहा है, सिर्फ इस बॉलों को खींच रहा है। ठीक है, चलिए अब बताइए हमें निकालना है तनाव, तो जिस पर जो निकालने उस पर भिड़ते हैं। ठीक है, टी निकालना है ना, टी इस पर भिड़ते हैं। तो बताइए टी यानी एक तरह से बॉल है, तो बॉल का फॉर्मूला कहता है एम ए, एम ए। अब बताइए जो टी है किसको खींच रहा है, कैपिटल एम को खींच रहा है, यानी द्रव्यमान का मान क्या हो, कैपिटल एम। अब ए क्या इसका त्वरण दिया है, नहीं दिया है। तो ये तो पता है ना, इन दोनों ब्लॉक का त्वरण सेम होगा। क्या दोनों एक ही साथ जाएंगे, तो दोनों का त्वरण सेम है। तो एक काम करते हैं, इसका त्वरण मान लेते हैं, मैं इसका त्वरण ए, तो इसका भी क्या होगा, ए होगा। अब बताइए त्वरण निकलना है, तो बताइए पूरा सिस्टम को कौन खींच रहा है, एफ खींच रहा है। तो जो एफ बॉल लग रहा है पूरा सिस्टम को लग रहा है, पूरा सिस्टम पर। तो एफ तो सवाल में गिवन है, तो हमें निकालना है त्वरण। तो पूरा सिस्टम का त्वरण क्या आएगा, तो त्वरण का फॉर्मूला था बॉल बटा द्रव्यमान। तो हमको ये बॉल दिया है एफ, तो ये जो एफ है, ये एफ कितना द्रव्यमान पर काम कर रहा है, दोनों पर काम कर रहा है, दोनों पर। द्रव्यमान क्या लेंगे, एम प्लस एम। ठीक है, तो बताइए ए का मान कितना आ गया, तो ए का मान आ गया यहाँ पर एफ बटा एम प्लस एम। तो आंसर क्या आ गया, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, एम इंटू एफ बटा एम प्लस एम। किसी ऑप्शन में दिया है, देखिए यहाँ पर देखिए, तो एम एफ यानी एफ एम बटा एम प्लस एम, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। तो 80 पर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। अच्छा, उपरोक्त प्रश्न यानी इसी प्रश्न की बात कर रहे हैं। ठीक है, उपरोक्त प्रश्न में द्रव्यमान एम का त्वरण, अच्छा यानी इस स्मॉल एम द्रव्यमान का त्वरण, इसका त्वरण निकालना है। तो चलिए जब इसका त्वरण निकालना है तो सिर्फ हम इसके बात करेंगे। अब सिर्फ इस ब्लॉक पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है, तो इसका तो एफडी बनाना होगा। तो इधर लग रहा है एफ, तो इस रस्सी में इधर तनाव टी है, तो इस ब्लॉक के कारण क्या होगा, इधर तनाव टी होगा। ठीक, तो इस वस्तु पर रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया, तो ये आ गया एफ माइनस टी। ये क्या है, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, यानी नेट बॉल आ गया, और नेट बॉल का फॉर्मूला कहता है एम ए। इसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल एम, और त्वरण है ए है। तो ये हमें निकालना है ए, तो ए का मान कितना आ गया, एफ माइनस टी बटा स्मॉल ए। कहीं दिया एफ माइनस टी, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी टी पर। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, 3 भार ए बी तथा सी डोरियों द्वारा चित्र अनुसार जुड़े हैं। चित्र दिखाई दे रहा है ना, यहाँ 3 भार जुड़ा है, ए बी और सी। बोल यह निकाय घर्षणहीन घिरनी पर गति करता है, यानी इस घिरनी में कोई भी फ्रिक्शन है, यानी कोई भी घर्षण नहीं है। ए तथा बी को जोड़ने वाली डोरी में तनाव, अच्छा यानी सिर्फ इस डोरी में हमें तनाव निकालना है। ठीक है, तो इस टाइप में क्वेश्चन कैसे बनाते थे, सबसे आगे एफबीडी बनाते थे। चलिए प्रत्येक ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं। मानिए हम इस ब्लॉक की बात करें, तो इस ब्लॉक पर नीचे कितना काम करेगा, 5G, ऊपर कितना काम करेगा, टी। तो तनाव टी है। अब यही तनाव पूरे रस्सी में होगा यहाँ तक, तो यहाँ भी क्या काम करेगा, यहाँ भी काम करेगा तनाव टी। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, इस तनाव को मान लेते हैं T1। ये क्या होगा, T1। अब यहाँ एक और तो रस्सी है, तो इस रस्सी में बताइए इस ब्लॉक ए कारण तनाव किधर लेंगे, इधर लेंगे। ये T2 आ गया, और बी कारण इधर लेंगे, तो क्या हो गया, ये भी T2 होगा, क्योंकि ये रस्सी सेम है ना, तो पूरा रस्सी में तनाव सेम होगा। अब इसका एक मिनट, ये जो ब्लॉक ए है, तो ब्लॉक ए पर तो तनाव T2 काम कर रहा है, एक और काम करेगा, क्या काम करेगा, वो उसका भार। एफबीडी में तो सब बल दिखाना होता है ना। चलिए इसको हम इधर लिखते हैं T2। एक नीचे क्या काम करेगा, इसका भार, तो भार क्या होगा, mg, तो 3 × g। अब इसका बात करते हैं, नीचे कितना काम करेगा, 1g, सिर्फ जी होता है। ठीक है, अब प्रत्येक ब्लॉक का एफबीडी बना लिया। अब क्या करेंगे लोग, समीकरण लिखते हैं लोग। तो बताइए इसका समीकरण लिखे तो क्या आएगा, तो बताइए सबसे आगे वस्तु का त्वरण लेना पड़ेगा ना। तो बताइए वस्तु किधर त्वरित होगा, ये 5 kg वाला ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। देखिए तो इधर कुल कितना द्रव्यमान है, 3 × 4 kg, यहाँ कितना है, 5 kg। तो 5 kg जाता है, तो यानी ये नीचे की ओर आएगा, तो नीचे इसका त्वरण नीचे होगा ए, तो इन सभी का क्या होगा, ऊपर होगा ए। अब पूरे ब्लॉक का त्वरण क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, क्योंकि सबको सब क्या हो रहा है, एक साथ मूव कर रहा है, जितना डिस्प्लेसमेंट इसका होता है डिस्प्लेसमेंट इसका होगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर, तो हम इसका समीकरण लिखते हैं। तो इसका समीकरण लिखते हैं तो क्या होगा, बताइए वस्तु नीचे आ रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स नीचे है, तो इस सी पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, क्या करेंगे, तो नीचे वाले बॉल में से ऊपर वाले बॉल को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो नीचे कितना बॉल काम कर रहा है, देखिए तो 5G, अब माइनस ऊपर कितना बॉल काम कर रहा है, T1। अब बराबर होता है MA, तो M का मान दिया है 5, तो 5 और A लिख देंगे। समीकरण नंबर कितना आ गया, 1। अब चलिए इस ब्लॉक ए की बात करते हैं, तो ए ऊपर जा रहा है ऊपर, तो ऊपर का फोर्स कितना है, T1। अब माइनस नीचे वाला सब माइनस कर देंगे, तो नीचे क्या है, एगो 3G है, एगो T2 है।
तो दोनों माइनस कर देते हैं, तो -3g और -t2 अब बराबर m है। m का मान दिया 3, तो लिख देंगे 3। यहाँ पर समीकरण नंबर कितना है, 2। अब इस 1 kg वाले ब्लॉक की बात करें तो ये भी ऊपर जा रहा है, तो ऊपर का बॉल कितना है t2, तो t2 अब माइनस नीचे वाला कितना है g, तो g अब बराबर कितना होगा ma, यानी m का मान 1, सिर्फ ये लिख देंगे। समीकरण में कितना है 3। अब ये तीनों समीकरण क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या हो रहा है देखिए यहाँ पर t1 कैंसिल, यहाँ t2 कैंसिल, तो कितना गया 5 -3 -g, तो 5 -3g -g कितना आएगा, यहाँ पर सिर्फ g आएगा। और इधर देखिए तो जोड़िए तो कितना गया 5 3 8 1 9, यानी 9a। ठीक है, तो यहाँ से a का मान कितना आ गया g/9, g/9। तो ये तो तोरण आ गया, बट हमें निकालना क्या है, a और b को जोड़ने वाले डोरी में तनाव। तो a और b को जोड़ने वाले डोरी में तनाव क्या है, t2 है ना। इस क्वेश्चन में निकालना है t2 का मान। ठीक है, अब t2 का मान निकालना है, हम a का मान निकालते g/9 आ गया। ठीक है, तो a के मान को समीकरण 3 में रखते t2 निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, a के मान को समीकरण 3 में रखेंगे, तो समीकरण 3 में क्या है t2 - g, अब बराबर में है a का मान कितना है g/9, तो लिखेंगे g/9। ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो t2 का मान कितना आ गया g/9 + g, एलसीएम में आएगा तो 9 1 10, यानी 10 g/9। कहीं दिया है 10 g/9, ऑप्शन नंबर डी में टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 4 kg तथा 5 kg के 2 पिंड एक रस्सी से बांधकर घिरनी द्वारा चित्रानुसार लटकाए गए। जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, यदि सतह और घिरनी घर्षण रहित हो, यानी इसमें कहीं फ्रिक्शन का बात नहीं किया है, पूरा फ्रिक्शनल लेस है, तो 5 kg पिंड का त्वरण, हमें इसका त्वरण निकालना है। तो इस टाइप क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, सबसे आगे एफबीडी बनाना होता है। चलिए इसका एफबीडी बनाते हैं। इसमें कितना बॉल कम कर रहा है, 2 बॉल कम कर रहा है, वो नीचे, तो नीचे कम कर रहा है 5g, या रस्सी तो रस्सी में तनाव कम कर रहा है t। अब यही रस्सी यहाँ भी है, तो यहाँ भी तनाव क्या कम करेगा, t कम करेगा। इस वस्तु पे एक नीचे बॉल कम करेगा 4g, ऊपर कम करेगा नॉर्मल फोर्स, जिसे हम लिखते हैं n, और कहीं कोई बॉल काम नहीं करेगा। हमें क्या निकालना है, 5 kg का त्वरण। बताइए 5 kg वाला वस्तु नीचे ही ऊपर आएगा, नीचे आएगा ना, तो इसका त्वरण नीचे होगा। इस त्वरण को मान लेते हैं a, तो जब इसका त्वरण नीचे a है तो इसका भी इधर क्या होगा, a होगा। दोनों का त्वरण सेम क्यों होगा, कि दोनों एक ही रस्सी में है, जितना डिस्प्लेसमेंट इसका उतना ही डिस्प्लेसमेंट इसका। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें a का मान निकालना है, तो क्या करते हैं, एफबीडी बनाने के बाद समीकरण लिखते हैं। चलिए इसका समीकरण लिखते हैं। तो वस्तु नीचे क्यों रह रहा है, तो नीचे का कुल बल कितना है 5g, अब माइनस ऊपर का बल कितना है t, अब बराबर होता है, ये क्या आ गया, ये नेट फोर्स आ गया किस पर, 5 kg वाले वस्तु पर। तो नेट बॉल का फॉर्मूला होता है ma, m का मान दिया है 5a। अब इसका बात करें तो वस्तु नहीं ऊपर मूव कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है, यानी ऊपर नीचे वाले फोर्स से काम नहीं है। वस्तु जिधर मूव कर रहा है उधर का बॉल सम होता है। इधर कितना बॉल कम कर रहा है t, क्या इसका अपोजिट कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा, तो उसे छोड़ देंगे, बराबर ma। तो m का मान दिया है 4a। अब इसे जोड़ देते हैं, तो t और t कैंसिल, तो यहाँ कितना गया 5g, यहाँ पर कितना गया 5 4 9a। हमें निकालना है a का मान, तो यहाँ से a का मान कितना आ गया 5g/9, ये आ गया a का मान, कहीं दिया 5g/9। अच्छा चलिए, तो g का मान रख देते हैं 5, g का मान कितना रखते हैं 10, अब बटा में कितना गया 9, अब बराबर है, तो कितना गया 50/9, तो कितना 9 5 45, यानी 5 समथिंग आएगा, कहीं दिया 5 समथिंग। ऑप्शन नंबर बी में दिया था, टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 80 दिया यहाँ पर, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी ए 20 मीटर पर सेकंड के वेग से किसी दिशा में गतिशील है। चलिए, तो एक रेलगाड़ी है, मान लीजिए यहाँ पे एक काम करते हैं, पटरी बना लेते हैं। ये क्या है, एक रेलगाड़ी, यानी रेलगाड़ी बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस रेलगाड़ी का नाम क्या है, ए कितना लंबी है 120 मीटर, 120 मीटर। ठीक है, बोल रहा है कि 20 मीटर पर सेकंड वेग से किसी दिशा में जा रही है, मान लीजिए इधर जा रहा है, कितना स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड। एक अन्य रेलगाड़ी बी, एक दूसरा रेलगाड़ी बी है जो 130 मीटर लंबी है, विपरीत दिशा में, विपरीत मैंने इधर जा रहा था, इधर आ रहा है, कितना स्पीड से 30 मीटर पर सेकंड है। चलिए, तो एक मान लीजिए एक रेलगाड़ी यहाँ पर आ रहा है, ये क्या है, चलिए मैथमेटिक्स और रेलगाड़ी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रेलगाड़ी है जो कितना स्पीड से आ रहा है यहाँ पर 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। ये कितना मीटर है, ये दिया है 130 मीटर, तो 130 मीटर। तो बोला गया यहाँ पर यह मैंने इसकी बात कर रहा है, ट्रेन बी की बात कर रहा है। ट्रेन बी ट्रेन ए को कितने समय में पार कर लेगी, तो पता है जितना देर में ट्रेन बी ए को पार करेगी उतना ही देर में ट्रेन ए बी को पार करेगी। तो क्वेश्चन में आता है ट्रेन ए बी को कितने देर में पार करेगी, चाहे बी ए को कितने देर में पार करेगी, आंसर एक ही होगा। चलिए, तो कैसे बनाएंगे, इस टाइप क्वेश्चन हम लोग 2 तरीके से सीखे थे। एक तो थोड़ा सा एक होता है ना, सिचुएशन सोच कर इमेजिन करके जल्दी आंसर तक जा सकते हैं। कैसे, अब देखिए, अब बताइए हमको निकालना है कि ट्रेन बी को ट्रेन ए को पार करने में लगा समय, और जब ट्रेन बी ए को पार करेगी तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा, थोड़ा सोचिए। मान लेते हैं, चलिए देखिए, अच्छा बताइए, यदि ये ट्रेन लंबा होगा तो ज़्यादा समय लगेगा, छोटा है तो कम समय लगेगा, तो इसका तो लंबाई इफेक्ट डाल रहा है। अब मान लीजिए ये ट्रेन लंबा होगा तो ज़्यादा समय, छोटा है तो कम समय,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रेन बी ट्रेन ए को पूर्णतः कब पार करेगी, जैसे सोचिए मान लीजिए ट्रेन वाला जो है यहाँ पर आ गया, जब इसको पूरा पार कर लेगा अपना लंबाई तो कब पार करेगा, साथ साथ क्या होगा इसका लंबाई भी कवर करना होगा। तो सीधी सी बात है, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को जब पार करेगी ना, तो पार करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, दोनों लंबाई का योगफल, दोनों ट्रेन की लंबाई का योगफल। तो इस क्वेश्चन में प्रभावी लंबाई कितना है, प्रभावी दूरी कितना है, तो प्रभावी दूरी है ये कितना है 120 मीटर और ये कितना है 130 मीटर। तो 120 प्लस 130 तो कितना गया 250 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है समय, तो समय निकलने के लिए चाहिए 4। और इस क्वेश्चन में प्रभावी चाल कितना होगा, तो बी का ए के सापेक्ष चाल क्या होगा, तो फॉर्मूला से निकाल सकते हैं लोग, बी का चाल विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो बी में से इसका माइनस करना होगा, तो इधर इसको माइनस वन इसको उल्टा करना होगा। तो ये 30 है तो ये उल्टा इधर 20, तो 30 20 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा प्रभावी चाल 50 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है समय, समय का फॉर्मूला क्या होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी दिया है कितना 250 और चाल दिया है 50, तो कितना गया 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड देखिए कहीं दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया 6 सेकेंड, बी दिया 36 सेकेंड, सी 38 सेकेंड, तो डी दिया है कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे डी टिक करेंगे। ठीक, एक तरीके हो गया। एक तरीके क्या करेंगे, रिलेटिव मोशन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे और बनाएंगे, देखते हैं क्या होता है। हालांकि वही उचित रहेगा कि वो सभी कंडीशन में काम करेगा। हमें निकालना है बी को, बी द्वारा ए को पार करने में लगा समय, तो हम क्या क्या करते थे लोग, बी का बात किया है ना, तो इसके अलावा जो भी है उसको हम रोक देंगे। तो कैसे रोकेंगे, तो सर इधर स्पीड है 20, इसके हम इधर स्पीड कितना दे देंगे 20, इधर स्पीड कितना दे देंगे 20, और जो काम हम इस पर करेंगे वही काम इसको भी करेंगे। तो इसको भी इधर कितना स्पीड देना होगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए इस ट्रेन का कितना स्पीड हो गया, तो ट्रेन का यू का मान कितना आ गया, यू का मान आ गया 30 20 कितना गया 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन उस टाइप का बन गया, अब ये तो रुक गया, तो कौन टाइप का क्वेश्चन बन गया, पढ़ते लो ना, एक ट्रेन इतना मीटर लंबी है, इतना मीटर लंबी पुल को कितना देर में पार करेगी, तो ये जस्ट लाइक पुल की तरह बिहेव करेगा, तो वही कंडीशन है। अब तो यू दिया है कि इसमें कोई तोरण वगैरह है नहीं ना है। चलिए अब बताइए इसको पार करने में कितना विस्थापन होगा, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका लंबाई 130, इसका लंबाई है 120, यानी कितना है 250 मीटर। इतना दिया हमें निकालना समय, तो एस बराबर पढ़े थे लोग यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें एस का मान कितना दिया है 250, यू का मान 50, टी का मान नहीं पता है, ए का मान 0 है, तो ये पूरा टर्म क्या होगा 0 यानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कितना गया यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 5 बजे 25, यानी टी का मान है 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड तो दिया नहीं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हुआ डी, तो डी टी कर देंगे। चलिए, तो इस तरह का क्या होता है, फिजिक्स क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट होता है, केमिस्ट्री का भी डिस्कशन खत्म होता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग, मैथ। तो चलिए मैथ का क्वेश्चन देखते हैं लोग। चलिए, तो मैथ में क्वेश्चन नंबर 81 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो तृतीय चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है, तो पढ़े थे लोग ऑल, साइन, टेन, कोस। तो तीसरा में कौन पॉजिटिव, 10। तो जब 10 पॉजिटिव, तो 10 का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। तो 10 और कॉट पॉजिटिव होता है किसमें, तीसरा में। तो ऑप्शन ए दिया है साइन, तो साइन तो होगा नहीं, बी दिया है 10, तो ऑप्शन नंबर बी टिक करना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉसेक माइनस थीटा। अब देखिए कॉसेक माइनस मैंने कोण अब इधर से मेजर करना है, तो इस चतुर्थांश में आ रहा है, इस चतुर्थांश में कॉस और सेक प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है। तो कॉसेक तो क्या आएगा माइनस में, तो इसका माइनस कॉसेक थीटा, ऑप्शन नंबर क्या हुआ डी, तो डी टिक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कॉट 15 डिग्री। अब देखिए कॉट 15 का मान निकालना है, कॉट 15 का मान तो पता नहीं है, तो इसको हमेशा लिख सकते हैं कॉट 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब 45 में 30 कितना आता है 15। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं 60 डिग्री माइनस 45। क्या आपको 60 का भी मान पता है, 45 का भी मान पता है, तो दोनों में से कोई भी आप अप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा, आपकी इच्छा। तो ये सवाल तो भी बने जब आपको कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला पता है। तो जनरली क्या होता है, स्टूडेंट लोगों को कॉट वाला फॉर्मूला याद नहीं रहता है, लेकिन 10 वाला लगभग याद रहता है। तो भाई जब आपको कॉट वाला नहीं भी पता है ना, तब बना सकते हो कैसे, तब 10 15 का मान निकाल लीजिए। देखिए उसे बना रहे हैं 10 15 डिग्री, इसे हम कर सकते हैं 10 15 को कर सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 45 माइनस 30 या 60 माइनस 45, आपकी इच्छा जो लिख सकते हैं। चलिए मैं लिखते हैं 60 माइनस 45 डिग्री। अब यहाँ गया 10a माइनस बी, तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a यानी 10 60 डिग्री माइनस 10b यानी कितना हो गया यहाँ पर 10 45 डिग्री। बटा में क्या होगा 1 प्लस 10a इंटू 10b। देखिए अब बताइए 10 60 का मान क्या होता है √3, अब माइनस 10 45 का मान क्या होगा 1 है तो 1, 10 60 का मान √3 या 45 यानी इंटू 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, इतना आ गया। ठीक है, अभी किसका मान आ गया 10 15 का मान आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉट। तो ये तो पता है ना 10 का व्युत्क्रम कॉट होता है, तो जब 10 15 का मान इतना है तो कॉट 15 का मान क्या होगा, इसको उल्टा कर देंगे, तो इसको ऊपर करते हैं 1 प्लस √3 लिखे या √3 + 1, बात है क्या ना है, और नीचे कितना है √3 - 1।
तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, अच्छा ऑप्शन में तो ऐसा दिया नहीं है, तो इसका करेंगे हर परिमेयकरण। तो हर परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो √3 + 1 ऊपर है, √3 - 1 नीचे है। अब नीचे वाला देखिए माइनस में है, तो यहाँ क्या करेंगे प्लस, तो √3 + 1 इसी से ऊपर भी गुणा करते हैं, तो कितना है √3 प्लस, तो नीचे कितना है यहाँ पर a - b a + b, a² - b² तो √3 का स्क्वायर क्या हुआ 3 और -1 का स्क्वायर 1। यहाँ देखिए a + b यानी a + b का होल स्क्वायर, तो a² तो √3 का स्क्वायर 3 + b² यानी 1 और प्लस 2ab, तो 2 a का मान √3 और b का मान 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। तो कितना गया यहाँ पर 3 1 4 और प्लस 2 √3 और 3 में से 1 गया तो कितना गया 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन थे कितना गया 2 + √3 और बटा में 2, तो 2 2 कैंसिल, कितना गया 2 + √3 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है, तो क्या टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 दिया है, इफ sin a = 3/5 देन द वैल्यू ऑफ sin 2a, हमें sin 2a का मान निकालना है। चलिए sin 2a पे आते हैं, तो sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a × cos a। अब बताइए हमें sin 2a का मान निकालना है, 2 है तो 2, अब इसके लिए sin का जरूरत पड़ेगा, cos की जरूरत पड़ेगा। देखिए तो सवाल में क्या दिया है sin a का मान दिया 3/5, देखा यहाँ क्या रख देंगे 3/5 × cos a, क्या क्वेश्चन में cos का मान दिया है, देखिए तो नहीं दिया है तो खोज कर लाना पड़ेगा, तो कैसे खोजेंगे, तो जब sin a का मान 3/5 तो cos a का मान क्या होगा, तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे, एगो ऐसे sin का फॉर्मूला p/s होता है, यानी p का मान 3 s का मान 5, तो b का मान कितना आएगा 4, यानी इसी अनुपात में p h b इन तीनों का अनुपात होगा, ये नहीं कि h का एग्जैक्ट मान 5 है, p का एग्जैक्ट मान 5 है, इसका मान होगा p और h का अनुपात क्या है 3:5 है, यदि p का मान 3 तो s का मान 5, p का मान 6 तो s का मान 10, ठीक है। तो यदि p का मान 3 s का मान 5 तो b का मान कितना आएगा 4 आएगा। अब इस डेटा से हम क्या निकालेंगे cos, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है b/h, तो b का मान आ गया 4 और s का मान कितना है, s का मान 5 तो 5, तो ये कितना गया यहाँ पर कोई कैंसिल नहीं हुआ, 3 6 24 24/5 = 25, कहीं दिया 24/25, ऑप्शन नंबर सी टिक कर, ऑप्शन नंबर सी टिक कर दो। ओके चलिए अच्छा एक और बात, साइन से कॉस निकाल दे, एक और क्या तरीका हो सकता है, तो हम पढ़े लोग cos a = √1 - sin स्क्वायर है। अब 1 - sin a का मान दिया है, यहाँ पर रखेंगे गुणा भाग करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8 sin x + 6 cos, अच्छा यहाँ पर x होना चाहिए था, ठीक है, 8 sin x + 6 cos x, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो या चीज़ हम लोग पढ़े थे लोग, चलिए यहाँ लिखते हैं a sin x + b cos x, या हमेशा भी लिख सकते हैं कैसे a cos x + b sin x, बातें क्या, ठीक है। a sin x + b cos x, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है √a² + b²। हालांकि आप इसको निकाल भी सकते हैं, कैसे सर कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब इसका मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं, मिनिमम वैल्यू क्या होता है, तो यही होता है बट निगेटिव होता है, तो -√a² + b², ये वाला क्या है मिनिमम वैल्यू है। चलिए ये वाला क्या है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। जैसे बताइए तो sin x का वैल्यू -1 से +1 तक होता है, जहाँ -1 मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है +1, उस तरह इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ये और मिनिमम वैल्यू होगा ये। अब आते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन क्या दिया है 8 sin x + 6 cos x, इसे क्या निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, तो a का मान दिया 8 b का मान दिया 6, तो मैक्सिमम क्या होगा √8² यानी 64 और 6² यानी 36, तो 64 36 100 और 100 का फॉर्मूला क्या होगा 10 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सिटी का। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इसी कॉन्सेप्ट पर है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x + 4 sin x + 8। अब तो इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये तो हम 8 है तो हमेशा 8 ही रहेगा, ठीक है। अब इस पूरा एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या हो मिनिमम हो। इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या हो मैक्सिमम हो। तो हमें क्या करना है इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे, तभी पढ़े थे लोग। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा -√a², a का मान 3 है 9 और b का मान 4 है 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का फॉर्मूला 5, यानी मिनिमम वैल्यू कितना गया 5। तो इसका मिनिमम वैल्यू आ गया -5, तो -5 ये 8 है तो 8 से रहेगा ही +8, तो कितना गया ये आ गया 3। तो ये जो 3 है क्या है इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या है मिनिमम वैल्यू है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी कर दो। यही क्वेश्चन रहता है कि इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो इतना का मैक्सिमम वैल्यू क्या आता है 5 आता है और यहाँ 8, तो 8 5 क्या होता है 13 हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है।
तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, तो नहीं बता पाएंगे, तो सबसे आगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो कैसे लाते हैं लोग, तब नीचे भी कोई इमेजिनरी मतलब क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है ना, तो इसको हर परिमीकरण वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो उसमें क्या करते थे लोग, नीचे दिया 1 माइनस आयोटा, ऊपर क्या दिया 1 प्लस आयोटा, तो नीचे माइनस है तो इसे प्लस कर गुणा कर देंगे, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। तो देखिए ऊपर कितना गया 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए कितना गया यहाँ पर 1 है तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, अब प्लस 2 आयोटा है तो 2 आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 अब माइनस आयोटा का मान क्या होता है -1, अब -1 का एक मिनट -1 होगा, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो कितना गया प्लस माइनस माइनस, यानी ये और ये कैंसिल होगा, तो ऊपर कितना गया 2 आयोटा और नीचे कितना है देखिए तो 1 -1 का स्क्वायर, एक मिनट यहाँ गड़बड़ हुआ है, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, यहाँ पर गड़बड़ है, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो -1 क्या होगा +1, तो 1 1 2, तो 2 आयोटा बाई 2, तो 2 2 कैंसिल कितना आ गया आयोटा आ गया। ओके, तो अब इसमें बोला गया है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट, क्या इसमें कोई रियल पार्ट है नहीं ना है, तो 0, इमेजिनरी पार्ट है, तो आयोटा का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1, तो 0,1 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर सी में टिक करें, ऑप्शन नंबर सी टिक करें। अगर रियल का बात किया था फिर इमेजिनरी का बात किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है इफ 2 प्लस इतना बराबर 8 प्लस 10 आयोटा, देन ए और बी का मान निकला। बताइए ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होते हैं, जब दोनों का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या हो बराबर हो। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या दिया, तो 2 प्लस 2a, ये क्या है रियल पार्ट है ना, तो इसमें दिया है 2 प्लस 2a, चलिए तो इसका रियल पार्ट क्या है 8, तो 8। अब चलिए इसका इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं, इमेजिनरी पार्ट क्या है 5b, क्या है 5b, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 10, तो यहाँ लिख दिए 10। अब यहाँ से a का मान कितना गया 2a बराबर 8 में से 2 गया 6, तो a का मान आ गया 3, तो a का मान आ गया 3, यहाँ से b का मान कितना गया 2, तो a का मान 3, b का मान 2, a का मान 3, b का मान 2, ऑप्शन नंबर सी है तो सी टिक कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इतना। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जेड का मान दिया है 3 माइनस आयोटा, हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी जेड इनवर्स का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसका हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे लोग, जेड इनवर्स इक्वल टू क्या होता है जेड बार बटा मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो जेड बार माने क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट, जेड का कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 3 प्लस आयोटा बटा मॉडुलस ऑफ जेड। तो मॉडुलस ऑफ जेड कैसे निकालते हैं, ऑन द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट क्या है 3, तो 3 स्क्वायर, अब प्लस इमेजिनरी पार्ट -1, तो -1 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं कि मॉडुलस का स्क्वायर है, यानी इस पूरा का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो ऊपर कितना गया 3 प्लस आयोटा बटा 3 का स्क्वायर 9 प्लस -1 का स्क्वायर 1, तो 9 1 10, तो 3 प्लस आयोटा बटा 10 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए है, तो क्या टिक करें ऑप्शन नंबर ए टिक करें। तो ये तो हो गया फॉर्मूला याद है, तब बाय द वे फॉर्मूला नहीं याद रहता तो नहीं याद तभी बनता है, कैसे बनता है ध्यान देंगे। तो इसलिए क्या करते हैं एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, कैसे देखिए जेड इनवर्स निकालना है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/z, तो क्या होता है 1/3 माइनस आयोटा। अब आयोटा वाला नीचे है तो इसको हटाने क्या करेंगे, हर परिमीकरण वाला लॉजिक अप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या होगा नीचे है 3 माइनस आयोटा, तो इंटू लिख सकते हैं 3 प्लस आयोटा। तो जब नीचे काम किया वही ऊपर काम करें, तो ऊपर भी क्या जाएगा 3 प्लस आयोटा, तो ऊपर आ गया 3 प्लस आयोटा, नीचे कितना आ गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 1 के बराबर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, इसके बाद बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी वाला क्वेश्चन सर क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 दिए यहाँ पर, द कंजुगेट ऑफ 2 माइनस 3 आयोटा बटा 4 प्लस आयोटा, ये क्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें क्या निकालना है, कंजुगेट निकालना। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट तभी निकाल पाएंगे जो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, यानी उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पता हो। इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट पता चल रहा है, नहीं चल रहा है ना, तो सब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ क्या दिया है 2 माइनस 3 आयोटा बटा में 4 प्लस आयोटा। तो नीचे से आयोटा गायब करना होगा, तो हर परिमीकरण वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो नीचे कितना दिया है 4 प्लस आयोटा, ऊपर क्या दिया है 2 माइनस 3 आयोटा, तो ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, तो नीचे 4 प्लस आयोटा है, क्या करेंगे 4 माइनस आयोटा, इसी से ऊपर भी गुणा करेंगे 4 माइनस आयोटा। इसे क्या हो फिर एक करके फिर यही आ जाएगा। अब देखिए नीचे आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और माइनस बी यानी आयोटा का स्क्वायर। ऊपर कितना गया देखिए, तो 4 दूना 8, यहाँ कितना आएगा -2 आयोटा, ये माइनस प्लस माइनस 4 3 12 आयोटा, फिर ये माइनस माइनस प्लस कितना गया 3 आयोटा स्क्वायर। तो कितना आएगा यहाँ पर, ऊपर है 8 तो 8 -2 -12
तो -14 आयोटा, यहाँ +3 आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो लिख दिए -1। अब बटा में कितना है 16, अब माइनस आयोटा स्क्वायर का मान -1 तो -1, तो ऊपर कितना गया यहाँ पर 8 -14 आयोटा प्लस माइनस -3 है तो 3, ये कितना गया 16 माइनस प्लस 1, तो 8 में से 3 कितना गया 5 -14 आयोटा अब बटा 16 17, तो इतना गया। अब हमें इसका क्या निकालना है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट माने क्या हुआ तो पढ़े चलो ना, इसे कॉन्जुगेट क्या होगा, तो इसे कॉन्जुगेट हो जाएगा, यानी क्या है ये वाला जेड है, तो हमें निकालना है जेड बार का मान। तो जेड बार का मान क्या होता है, ये रियल पार्ट चेंज नहीं करते, इमेजिनरी का खाली चिन्ह बदलते हैं। तो माइनस से क्या कर देंगे +14 आयोटा बटा में कितना है 17, तो 17 देखिए कहीं दिया है ऑप्शन नंबर बी है, तो क्या टिक करो ऑप्शन नंबर बी टिक करो। ओके चलिए, तो इस तरह क्या होता है जो आप लोग का मंथली टेस्ट हुआ था उसके पेपर का पूरा डिस्कशन कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।